स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मुझे उसका नाम काफी अच्छे तरीके से याद है। जिसके बाद हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल है। एक ऐसा सोर्समैन जो कि केवल अपने रूम के अंदर ही फंसा हुआ है, और एक ऐसा आदमी जिसका दिमाग बहुत बुरी तरीके से खराब है, और वो काउंट पेरिडियम का यूजलेस ओल्डेस्ट सन है, जिसका नाम गास्लियान पेरिडियम है, जिसको मैं केवल लाइन बोलूंगा। जिसके बाद हमें एक आदमी की आवाज आती है जो कि उससे कहता है, यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं नॉर्थ का सबसे ज्यादा बेस्ट नाइट हूँ। उसके बाद भी मैं इस तरीके की बेकार कचरे जैसे इंसान से यहाँ पर हार गया हूँ। हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा कपकपा जा रहा था, और वो असल में काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके सामने खड़ा हुआ उसका अपोनेंट उससे कहता है कि ये काफी ज्यादा वार्म और कोजी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्योंकि इस ट्रैप को बनाने में सच में मेरा काफी ज्यादा पैसा लगा था। ये सुनने के बाद वो नाइट काफी हैरान हो जाता है, और वहाँ पर कई सारी लपटें होती है, जिनके बीच में एक आर्मर वाला वॉरियर खड़ा हुआ था, जिसके कंधे पर एक काफी ज्यादा बड़ी एक्स थी, जो कि देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, और ओपी भी। और वो उस आदमी से पूछता है, यानी उस नाइट से पूछता है, तो बताओ क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये सुनकर वो नाइट काफी गुस्से में कपकपाते हुए उससे कहता है कि तुम बेकार से कचरे लाइन, अपनी बकवास बंद करो। और क्या एक ट्रैप, यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मेरे दिमाग में चलने वाला प्लान तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था? तो उसकी तरफ एक काफी ज्यादा बड़ी एक्स को लेते हुए कई सारी लाशों के बीच में से चलता हुआ लाइन उससे कहता है कि केवल इतना ही नहीं, मैं ये चीज पहले से ही काफी अच्छे तरीके से जानता था कि आखिर वहाँ पर असल में कितने लोग हैं, और इसके अलावा ये भी कि आखिर वो स्पाइसेस कौन के हैं, और आखिर वो कौन है जो कि रीइंफोर्समेंट में तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं ये शुरुआत से ही सारी की सारी चीजों के बारे में जानता था, और वो इस तरीके से बताता है कि जैसे कि वो नाइट पहले से ही उसके पाम पे यानी उसके हाथ पे खेल रहा हो। पर वो नाइट ये सुनकर काफी हैरान था, और वो कहता है इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं हमेशा से ही अपने ट्रम्प कार्ड को छुपा कर रखे हुए था, तो आखिर तुम इसके बारे में कैसे जान सकते हो? आखिर तुम्हारे जैसे बेकार से कचरे की इस तरीके की हिम्मत भी कैसे हुई? पर वो अपनी बात कुछ पूरी कर पाता उससे पहले लाइन उसके चेहरे पे काफी जोरदार की लात दे मारता है, जिसकी वजह से वो घिसटते हुए नीचे गिर गया था, और वो उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद वो अपना हेलमेट निकाल कर नीचे फेंक देता है, और उस आदमी से आगे कहता है कि अगली बार भी तुम चाहो तो इन्वेट करने के लिए आ सकते हो, क्योंकि उस जंग को केवल मैं ही जीतूंगा, और उसके बाद की भी, और उसके बाद की बात की भी, और उसके बाद भी तुम जितनी भी कोशिश करोगे, हर एक जंग को केवल मैं ही जीतूंगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैं जितने भी तुम्हारे प्लान्स हैं उन सबको काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। फिर हमें सबसे एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें लुथानिया किंगडम का सीन दिखाया गया था, जो कि पैराडियम स्टेट के काफी ज्यादा करीब का किंगडम है। और वहाँ पर एक टेंट के अंदर अचानक ही लाइन की आंखें खुलती है, और वो अपने आप को इस तरीके से देखकर बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहा था, और उसकी सांसें काफी ज्यादा जोर जोर से चल रही थी। वो ये देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? वो अपने गले को चेक करता है कि उसका गला अभी तक पूरा सेट है, पर अभी तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो कहता है कि आखिर इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये केवल कुछ समय पहले की तो बात है कि मैं वहाँ पर मारा गया था। जिसके बाद हमें किसी की एक जोरदार टक्कर का सीन दिखाया जाता है, जिसकी वजह जो लाइन की तलवार थी वो जाकर एक जगह पर जाकर धस जाती है, और लाइन यहाँ पर हार गया था। वो इसकी वजह से काफी ज्यादा उदास था, और अचानक ही उसके अंदर कई सारे छींटे निकलना चालू होते हैं, क्योंकि उसकी छाती पे काफी ज्यादा जोर का चीरा लग चुका था, जिसकी वजह से उसका शरीर खून खुआन हो गया था। लाइन के सामने खड़ा हुआ उसका अपोनेंट जो कि लाल बालों वाला एक नाइट है, वो उससे कहता है, तो अच्छा यानी ये चीज इस तरीके से खत्म होगी। लाइन जिसका नाम मर्सनरी किंग है, जो कि इस कॉन्टिनेंट के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है, लगता है कि अब ये जंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये उन 7 लोगों में से एक है जो कि इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स हैं, और इसका नाम ईडून है। ईडून उससे पूछता है कि तुम्हारे आखिरी शब्द क्या है? ये सुनकर वो कहता है कि कुछ भी नहीं। तो ये काफी शर्म की बात है कि मैं कभी भी अपने इस रिवेंज को पूरे से फुलफिल नहीं कर पाया। जिसके बाद वो ईदून को गाली देता है, और कहता है कि तुम्हें जाकर कहीं मर जाना चाहिए था। पर ईदून ये देखकर कहता है कि तुम आखिर कितने ज्यादा एरोगेंट हो, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम सच में उस फॉलन पेरिडियम हाउस होल्ड के सबसे ज्यादा बड़े लड़के हो। तुमने अपनी फैमिली को केवल तुम्हारी बहन के मर जाने के तुरंत बाद ही छोड़ दिया था। लाइन ये सुनने के बाद काफी हैरान था, और वो उससे कहता है, लाइन उससे कहता है कि आखिर तुम इसके बारे में कैसे पता है, जब हम दोनों एक अलग अलग किंगडम्स के अंदर रहते हैं? ईदून मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी थी जिससे मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ सकूं, क्योंकि हम उन लोगों में से एक है जिनने डॉल्फिन हाउस होल्ड के साथ काम किया था, जिससे हम तुम्हारी फैमिली को तबाह कर सके। ये सुनने के बाद लाइन काफी हैरान हो जाता है, और वो कहता है क्या, यानी ड्यूक की डॉल्फिन फैमिली के अलावा ऐसे भी और कई सारे लोग थे जो कि उसके साथ मिले हुए थे? ईदून आगे कहता है कि वेल अब इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें कुछ समझाऊं, क्योंकि तुम जल्दी ही यहाँ पर मारे जाने वाले हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपनी किस्मत को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो। पर अब ये सब जानने के बाद लाइन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में ईदून के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, और कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर वो उसे नीचे निगाहों से देखते हुए कहता है कि ठीक है, और अगले पल उसके गले को उसके धड़ से काट देता है। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ पर लाइन ये सब याद करते हुए कहता है कि उस समय पर उसने मुझे वहाँ पर मार डाला था, पर उस सब के बाद भी देखो मैं अभी यहाँ पर हूँ, जहाँ पर मेरा सिर अभी तक मेरे कंधों के ऊपर है। इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि वो किसी तरीके की हेलुसिनेशन था, और मैं अभी भी अपने काफी ज्यादा छोटे रूप के अंदर हूँ। क्या किसी ने मुझे कैप्चर कर लिया है और मेज के लैब रैट की तरह मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा ही?
आखिर उन कमीनों की दिक्कत क्या है। मैं उन लोगों को यहाँ पे रिग्रेट करवाऊंगा कि आखिर उन लोगों ने मुझे यहाँ पे जिंदा क्यों छोड़ दिया। और अचानक ही उसे पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि उसे कहता है कि यंग मास्टर। ये सुनकर लाइन थोड़ा शॉक हो गया था और वो जल्दी से उसकी तरफ देखता है तो वहाँ से एक सोल्जर आ रहा था जो कि उसे कहता है कि प्लीज यंग मास्टर बाहर आ जाइए, मुझे पता है कि आप उठ चुके हैं। और ये पैराडियम्स का एक सोल्जर है जिसका नाम रिकार्डो है। पर वो लाइन से आगे कुछ कह पाता उससे पहले लाइन अपनी तलवार लेकर उसके गले पर रख देता है और उससे कहता है मैं केवल तुम्हें तभी जिंदा रहने दूंगा अगर तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते हो। ये देखकर रिकार्डो बहुत बुरी तरीके से डर गया था और लाइन उससे आगे कहता है और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर अचानक ही रिकार्डो काफी ज्यादा घबराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि यंग मास्टर क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से लाइन क्रॉस कर सकते हैं? नहीं मतलब नहीं। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। लाइन काफी हैरान था और वो कहता है कि आगे ये किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, क्या अभी मैंने इसको यहाँ पर डराने की कोशिश नहीं करी थी। इसलिए वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये किस तरीके की बात कर रहे हो। इसलिए वो उसे अपने आप को छुड़ाते हुए कहता है कि तुम खुद के टेंट्रम्स की वजह से यहाँ पर थक गए थे इसलिए तुम जाकर सो गए। लाइन ये सुनकर कहता है क्या मैंने क्या किया था? रिकार्डो कहता है कि आप केवल एक नैप लेने के बाद सारी चीजें कैसे भूल सकते हैं कि आप कुछ समय पहले ही डींगे हाँक रहे थे कि आप किस तरीके से ऑर्क रेड के लिए ग्रुप को लीड करने वाले हैं और क्या मैं तुम्हारे ऊपर टॉन्ट्रम फेंक रहा था। आखिर ये किस तरीके की बकवास है। रिकार्डो कहता है कि अपना सामान उठा लो, सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है क्या मेरा सामान? आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर वो कहता है कि और कहाँ, हम लोग पैराडियम स्टेट के अंदर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद लाइन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ उसको पकड़ते हुए कहता है क्या आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा, फिर से बोलो। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया था और उससे माफी मांगता है और लाइन उससे कहता है कि अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा? पैराडियम? क्या तुम्हारा मतलब वही फॉलन पैराडियम स्टेट का है? जिसके बाद वो बाहर आकर अपने स्टेट को देखता है जो कि पूरे सही सलामत था और काफी ज्यादा शांत भी। लाइन ये देखकर काफी हैरान था और वो कहता है कि सच में ये तो पैराडियम स्टेट है, आखिर ये पूरी तरह से ठीक कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने खुद ने ये देखा था कि ये पूरी तरह से राख के अंदर बदल गया था, यानी पूरी तरह से तबाह हो गया था। तब रिकार्डो उसके पास आता और खुशफुसाते हुए कहता है कि तुमने किसी तरीके का कोई डरावना सा सपना देखा था या फिर कुछ ऐसा ही, क्योंकि तुम खुद के ही हाउस होल्ड को यहाँ पर एक फॉलोअर वन कह रहे हो। अगर काउंट ने ये सुन लिया तो वो जरूर लात मार कर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इसलिए लाइन अपने ही गालों को खींचते हुए कहता है कि मैं किसी तरीके कोई सपना देख रहा हूँ, पर उसे एहसास होता है कि नहीं क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। जिसके बाद अब लाइन इन सब चीजों को समझना चालू करता और कहता है कि मेरा चेहरा फिर से काफी ज्यादा छोटा हो चुका है और जो स्टेट है वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ चुका है। इसका रहा है और इसका तो बस केवल एक ही मतलब हो सकता है जिसके बारे में सोच सकता हूँ। इसका मतलब तो ये है कि मैं पास्ट में फिर से वापस आ चुका हूँ। और वो अपने बारे में बताता है कि जब वो काफी ज्यादा छोटा था तो वो अपने हाउस होल्ड से काफी ज्यादा चिढ़ा करता था और उसकी काफी ज्यादा इमेच्योर होने की वजह से और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने की वजह से ये सारी चीजें उसे केवल मुसीबत की तरफ धकेला करती थी। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था लोग धीरे धीरे कर उसे अवॉइड करना चालू कर देते हैं और मैं इस चीज की बिल्कुल भी एबल नहीं था कि मैं इस क्रिटिसिज्म को सह सकूं। इसलिए मैं अपने खुद के ही घर से भाग गया था और उसके केवल कुछ ही सालों के बाद मैं एक मर्सनरी बन गया था। मैंने काउंटलेस बैटल्स को सर्वाइव किया, अपने स्किल्स को बिल्ड किया और अपने लिए एक नाम को बनाया जिसको मैंने आगे बढ़ाया था। इस सब के बाद मैं फिर से अपने काउंट पैरेडियम के अंदर आया था जिससे जो मैंने गलतियां करी हुई थी उन सभी को मैं सुधार सकूं। पर जब तक मैं आया मेरा हाउस होल्ड पहले ही पूरा तबाह हो चुका था और राख के अंदर बदल गया था जिसमें मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। पर देखो ये सारी चीजें अभी भी यहीं पर है। वो सारे के सारे लोग जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा प्यारे थे वो अभी भी यहाँ पर है। इसकी वजह से लाइन बहुत ज्यादा खुश था और वो इसकी वजह से खिलखिलाते हुए कहता है कि मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि एंजॉयमेंट की वजह से मैं यहाँ पर गाना गाने लग जाऊँ। पर फिर वो अपने आप को रोकते हुए कहता है कि नहीं, पर अभी एंजॉयमेंट के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी है क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले मुझसे ये कहा था कि हम लोग और की रेड के लिए जाने वाले हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और मैं इस दिन को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता क्योंकि ये वो दिन था जब स्क्वाड रेड के जितने भी लोग थे वो ज्यादातर वहाँ पर मारे गए थे। मैंने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर और रेड स्क्वाड का पीछा किया था जिससे मैं अपना नाम बना सकूं और सभी लोगों को साबित कर सकूं। और उस समय ये रिपोर्ट किया गया था कि वहाँ पर केवल 3 ऑर्क्स है। इसलिए मुझे ऐसा लगा था कि ये चीज मेरे जैसे किसी इंसान के लिए भी काफी ज्यादा आसान हो सकती है जैसे किसी भी स्क्वाड को कमांड करने का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं हो। पर जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुंचे थे तो ये देखकर हम लोग हैरान हो गए थे क्योंकि 20 से भी ज्यादा वहाँ पर ऑर्क्स थे जिसका हमें आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से लगभग हम सारे के सारे यहाँ पर मारे गए थे क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्टर्बन था कि मैं स्क्वाड को लीड करना चाहता हूँ। पर इस चीज को पूरे किया जा सकता है क्योंकि जो ऑर्क्स होते हैं उनकी कोई भी रियल स्ट्रेटेजी नहीं होती। पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि ये लोग बिल्कुल भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करने वाले क्योंकि मैं एक यूजलेस बास्टर्ड हुआ करता था। और अचानक वो ये सब सोच रहा था उसे किसी की काफी ज्यादा जोर से धमाके की आवाज आती है जिसकी वजह से लाइन काफी ज्यादा हैरान हो गया था और अचानक इसके सामने काफी ज्यादा बड़ा कैब आकर टकराता है जो कि पूरा तबाह हो गया था। और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो चिल्लाने चालू कर देते हैं कि ये ऑक्स हैं। लाइन ये सुनकर काफी हैरान हो गया था कि ऑक्स है वो अचानक यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने उनके स्क्वाड के ऊपर हमला कर दिया था। लाइन
लाइन ये देखकर कहता है कितने जल्दी इन लोगों ने मेरी पास्ट लाइफ में जितना किया था उससे काफी ज्यादा जल्दी यही सवाल यहाँ पर आ चुके हैं। और उन ऑर्क ने आते ही सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारना और काटना चालू कर दिया था। और ये सीन सच में काफी ज्यादा ब्रूटल थे, क्योंकि वो आते ही जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करते हैं और बीच में से उन सभी को चीरते हुए आगे बढ़ने चालू कर देते हैं। और अचानक ही उन लोगों को किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कहता है कि अपनी फॉर्मेशन को बनाए रखो, जरा सा ही पैनिक मत करना, हम लोगों को जल्दी से हमारी डिफेंस फॉर्मेशन को बनाना होगा। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि रेड स्क्वाड कमांडर है, उसका नाम सकोवान है। पर जो ऑक्स थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए जैसे ही वो उसके सामने जाता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। सकोवान ये देखकर कहता है कि डैम इट, हम लोगों ने हमारा गार्ड डाउन कर दिया था और इन्हें हमारे ऊपर तब हमला किया जब हम लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और ये तो बहुत ज्यादा है जिनके बारे में हमें रिपोर्ट किया गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी के सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। पर तभी सकोवान को लाइन की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे वो पीछे की तरफ कंफ्यूज होता हुआ देखता है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि जरा अपने पीछे देखो। और हमें उसके ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ी सी ऑक को दिखाते हैं, जो कि अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी के साथ उसके ऊपर हमला करने वाला था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उस अटैक से यहाँ पर संभल भी नहीं पा रहा होता है। ये देखकर लाइन काफी ज्यादा तेजी से उसके पास आता है और जल्दी से उसके कंधे के ऊपर धक्का देकर उसे वहां से हटा देता है। सकोवान ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये तो यंग मास्टर है। और जैसे वो ऑर्क उसके ऊपर हमला करता है, लाइन अपनी तलवार को लेकर उसके हाथ के अंदर धंसा देता है और उसकी उंगलियों से लेकर उसके कंधे तक उसके पूरे की पूरी शरीर को आधे तरीके से काट देता है, जिसकी वजह से यहाँ तक उसका पैर तक यहाँ पर कट गया था। ये देखने के बाद सकोवान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और यहाँ तक कई सारे सोल्जर्स भी, क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले लाइन का इस तरीके से रूप कभी नहीं देखा था और न ही उनको इस तरीके से पता था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा आसानी से एक ऑक को बड़े ही आराम से मार डाला था। लाइन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अभी अपने माना को इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं इच्छा करता हूँ कि काश मैं अपने पास्ट के अंदर और काफी ज्यादा पहले आ गया होता। जिसके बाद वो कमांडर से कहता है कि क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो। वो उसको देखकर कहता है कि यंग मास्टर। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है कि मुझे दे दो। ये देखकर सकोवान थोड़ा कंफ्यूज था और वो उससे कहता है क्या, तो ये सुनकर वो उससे कहता है कि मुझे कमांडर्स के राइट्स चाहिए। सकोवान ये देखकर काफी हैरान था और वो कहता है क्या कमांडिंग के राइट्स, मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। उसके बाद भी ये मुझसे यहाँ पर कमांडिंग के राइट्स मांग रहा है जब सभी लोगों की जिंदगी यहाँ पर लाइन में लगी हुई है। इसी वजह से वो उसे मना कर देता है और उठकर वहाँ से जाने लग जाता है। जिसके बाद वो उससे आगे कहता है कि तुम्हें अभी भी ये लगता है कि ये किसी तरीके का गेम है, और यहाँ तक अगर तुम एक यंग मास्टर हो उसके बाद में मैं तुम्हें ये अथॉरिटी नहीं दे सकता जो कि लॉर्ड ने मुझे दी थी। लाइन को ये देखकर थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, पर वो कहता है कि बिल्कुल मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही होता अगर कोई बेवकूफ मेरे पास आकर कमांडिंग के राइट्स मुझसे मांगता। और उन लोगों की बहस के बीच में ही फिर से एक काफी ज्यादा बड़ा सा ऑक उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। ये देखकर सलमान काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से लाइन के सामने आते हुए कहता है कि पीछे हट जाओ, अब यहाँ सारी चीजों को मैं संभाल लूंगा, क्योंकि ट्रूप को लीड करने के लिए अभी भी तुम काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो। पर ये देखकर लाइन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और ये लेकर वो अपनी तलवार को उसके कान के पास से फेंक देता है। इसकी वजह से सलमान बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, क्योंकि वो तलवार उसके कान को काटते काटते बची थी। जिसके बाद वो लाइन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे थे, कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर अचानक ही उसे पीछे से उस और के चिल्लाने की आवाज आती है और वो थोड़ा सा हैरान होते हुए जैसे पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो ऑक था उसकी वो तलवार सीधे उसके माथे पर धसी हुई थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मर रहा था। ये देखने के बाद सलमान और भी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो ऑक उसके सामने, और ये देखने के बाद सकोवान बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो ऑक उसके सामने के सामने यहाँ पर मारा गया था। वो अभी भी काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है आखिर इसे उसकी वीक पॉइंट के बारे में कैसे पता है। जिसके बाद लाइन उससे कहता है कि तुम्हारा नाम सकोवान है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो हमें आसपास की चीजों के बारे में बताता है कि सभी जितने भी सोल्जर है वो सभी उन ऑक से बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं। और ये देखकर वो उससे कहता है कि इस लड़ाई को जीतने की हमारे पास जरा से भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो हमारी ट्रूप है वो डर से भरी हुई है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर मोमेंटम को गेन करना होगा। जिसके बाद वो तेजी से भागना चालू करता है, उस और के माथे से अपनी जो धसी हुई तलवार थी उसे निकालता है और आगे बढ़ना चालू कर देता है। और वो काफी ज्यादा तेजी से और के बीच में कूदता है और वो सभी ऑक को लांघते हुए जो कि उनके सोल्जर से लड़ रहा था एक ऑक के माथे पर गिरता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उसने अपनी तलवार उसके माथे के अंदर धसा दी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मारा गया था। सभी सोल्जर ये देखकर काफी हैरान थे, यहाँ तक सकोवान भी काफी ज्यादा हक्का बक्का रह गया था। जिसके बाद लाइन उन लोगों से कहता है कि सभी के सभी ऑक्स मेरे पीछे आओ, मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगा। और ये कहकर वो सभी के सभी ऑक को अपनी तरफ बुला रहा था। ऑक्स काफी ज्यादा गुस्से में लाइन की तरफ रोर कर उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं, पर लाइन भी काफी ज्यादा तेजी से अपनी तलवार को घुमाते हुए जितने भी ऑक्स उसके सामने आते हैं उन सभी को वीक पॉइंट्स पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी काफी ज्यादा घायल हो गए थे और यहाँ तक उनके हाथ पैर तक कटते चले जाते हैं। सकोवान अभी भी ये देखकर बहुत बुरी तरीके से हक्का बक्का होते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर किसी तरीके का सपना देख रहा हूँ, यहाँ तक मेरे जैसे किसी माना यूजर के लिए भी ये चीज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो आखिर उनके जैसे एक कमजोर सा छोटा सा यंग मास्टर ऐसी चीजें कैसे कर पा रहा है। पर मैं ये चीज पहले ही कह सकता हूँ कि वो काफी ज्यादा थक चुका है, और सबके बाद भी वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो उन सभी के अटैक्स को डॉज कर सके, और उसके बाद अपने सोर्स में शिप का इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो उनकी वीक पॉइंट्स के ऊपर
स्ट्राइक लगा सके। और ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई माना ले सोर्समैन मास्टर होता है। और सच में जो लाइन होता है वो काफी ज्यादा कूल लग रहा था, और या फिर उससे भी काफी ज्यादा कमाल की चीज। और सामने लाइन और के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है, मेरा तो अभी तक सही से वो अब तक नहीं हुआ है। तुम लोग तो अपनी रेपुटेशन के ऊपर तक खड़े नहीं उतर रहे जो कि एक वॉरियर स्पीशीज की है। और ये कहते हुए वो जितने भी ऑक्स होते हैं उन सभी को अपने पीछे लगाए हुए था। सोल्जर्स ये देखकर काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि जितने भी ऑक्स है वो सभी यंग मास्टर का पीछा कर रहे हैं, और वो भागते हुए उन सभी को। और ये देखकर वो लोग अपने कमांडर को आवाज देते हैं, और जो कमांडर था यानी सकवान था वो ये देखकर कहता है कि आखिर वो असल में यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहा है। वो भागकर ऑक के ग्रुप का अटेंशन अपने ऊपर ले रहा है जिससे वो उनके पीछे भागे। पर जिस तरफ यंग मास्टर उन लोगों को भगाते हुए लेकर जा रहे हैं असल में वो उस क्लिफ का एज है। पर तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है और वो कहता है कि रुको, एक क्लिफ। और तभी उसे ये समझ में आ जाता है कि जो यंग मास्टर है आखिर वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि प्लीज मुझसे ये मत कहना। जिसके बाद वो जल्दी से अपने ट्रूप से कहता है कि सभी लोग अपने शील्ड को लेकर एक वॉल बनाओ, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट यंग मास्टर को फॉलो करना है। वो सभी के सभी ऑक्स काफी तेजी से लाइन का पीछा कर रहे थे, और वो काफी तेजी से भागते हुए कहता है कि सकवान, मुझे लगता है कि उस चीज को ये प्लान के बारे में समझ में आ चुका होगा, क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा कमांडिंग की स्किल्स है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा कि उन सभी को मैं अकेला यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दूं। पर ये मेरा बेकार से स्टेमिना, मैं चाहकर भी इस चीज को ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकता। पर इस सब के बाद भी कुछ समय तक मुझे इस चीज को हैंडल करना ही होगा। और ये क्या कर वो मुस्कुराया जा रहा था। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि अचानक जो ऑक्स होते हैं वो इस चीज को समझ के थोड़ा कंफ्यूज होते हुए जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो सकवान अपने सोल्जर्स के साथ भाला लेकर और शील्ड लेकर उन लोगों का रास्ता रोककर उस क्लिफ के सामने खड़ा हो गया था। ये देख लायन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा कमाल की है। जिसके बाद वो अचानक उस क्लिफ से जोरदार जंप लगा देता है और उससे कहता है कि अभी करो। और सकवान इशारा पाते ही जल्दी से अपने लोगों से कहता है कि उन लोगों को क्लिफ से नीचे धक्का दे दो। और वो सभी अचानक ही उन ऑक्स के ऊपर धक्का लगाना चालू कर देते हैं और एक साथ उन सभी को क्लिफ के नीचे धकेलने लग जाते हैं। सकवान अपनी पूरी सोल्जर्स को लेकर पूरी ताकत लगा रहा था और वो सोल्जर्स धीरे धीरे कर उन सभी ऑक्स को उस क्लिफ के नीचे धकेल देते हैं। वो ऑक्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे पर वो चाहकर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब उनका ये अंत था। और वो सभी एक एक कर नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से उन सभी ऑक्स की एक एक कर मौत हो जाती है। बस सभी सोल्जर्स इस सब की वजह से काफी ज्यादा थक गए थे, पर वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ये कर दिखाया, हमने जितने भी ऑक्स थे उन सभी को यहाँ पे मार गिराया है। और सकवान यंग मास्टर यानी लायन के लिए काफी ज्यादा परेशान था, और वो जैसे उसे आवाज देता है तो वो ये देखता है कि वो अभी भी क्लिफ से अपनी तलवार लेकर लटका हुआ था। ये देखकर लायन कहता है कि मैंने अभी इस चीज को मैनेज करा हुआ है। सकवान ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, और वो ये देखकर मुस्कुराना चालू कर देता है और फिर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि जल्दी से प्लीज मेरा हाथ पकड़िए। पर जो लायन था वो इतना ज्यादा बुरी तरीके से थक गया था कि अब वो चीज को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ये कहकर वो अपनी तलवार को छोड़कर सीधे उस क्लिफ से नीचे गिरना चालू कर देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे, और वो सभी लायन को आवाज देते हैं। जिसके बाद पूरे में अंधेरा अंधेरा छा गया था, पर तभी लायन को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि बड़े भाई जल्दी से उठ जाइए। लायन की आवाज सुनने के बाद अचानक की आंखें खुलती है और वो कहता है कि एलिना। और उसे याद आता है कि जो उसकी छोटी बहन थी वो उसकी माँ को काफी ज्यादा याद किया करती थी, और साथ ही वो अपने बड़े भाई का काफी ज्यादा शुक्रगुजार करा करती थी। और इसके अलावा वो चिल्लाती है कि आखिर आज के दिनों में इन चीजों को क्या हो गया है, आखिर तुम्हारी गलती क्या है। और इन सब चीजों को लायन याद कर रहा था, और वो इस सब के बारे में सोचते हुए कहता है कि लगता है कि ये सभी एलिसा की वो मेमोरीज है जो कि मेरे दिमाग के अंदर है। पर अचानक ही उसे एक आवाज आती है, पर अचानक ही उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसे खींच रहा है, और जो एलिसा होती है वो उसे खींच कर अपने पास वापस लेकर आ जाती है और कहती है तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और हमें दिखाते हैं कि अचानक ही लायन की आंखें खुलती हैं और उसके सिर पर कपड़ा लगा हुआ था, और लायन भी अपने आप को रूम के अंदर देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है, और वो कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। देखकर ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बचाने में पूरी तरह कामयाब हो गया, और क्या वो किसी तरीके का सपना था। पर जैसे ही वो उठता है अचानक ही उसके पूरे शरीर में बहुत जोर के दर्द उठना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और वो कहता है कि मेरी पूरी शरीर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा है, और ये जरूर उसी की कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को अपने लिमिट से कुछ जरूरत से ज्यादा ही पुश ओवर कर दिया था। पर मुझे लगता है कि ये चीज उसे और भी ज्यादा आसान बनाती है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और अचानक इसके रूम का गेट खुलता है और एक लेडी अंदर आते हुए कहती है कि यंग मास्टर यानी आप उठ चुके हैं, और वो बिल्कुल किसी मेड की तरह लग रही थी। और ये देखकर जो लायन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसका नाम बेलिंडा है। लिंडा उससे कहती है कि आपको पता भी है कि आखिर मुझे आपकी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्या मैंने आपसे ये कहा नहीं था कि आपको सोल्जर्स को ही उन ऑक्स को हैंडल कर लेने देना चाहिए था। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता और सही पहले लायन आकर उसके गले लग जाता है। लिंडा ये देख कर हैरान हो जाती है और कहती कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो वो उससे कहता है कि नहीं, असल में मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। लायन उसके बारे में बताता है कि लिंडा उसकी पर्सनल ट्यूटर है। जब से वो काफी ज्यादा छोटा था केवल यही एक थी जो कि हमेशा ही उसकी तरफ रही थी, भले उसके कितने बेवकूफ से आर्टिक्सी क्यों ना हो। और जब मेरी फैमिली पूरी तरह तबाह हो गई थी और अचानक ही वो मिसिंग हो गई थी, तो उसके बाद मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि मैं उसे फिर से यहाँ पर देख पाऊंगा। लिंडा उसको देखकर कहती है कि पर आखिर तुम इतने ज्यादा खुश क्यों रहे हो, वैसे भी हम लोग एक दूसरे को हर दिन तो देखते ही हैं।
और लाइन सोचता है कि उसे यहाँ पर लिंडा को सारी चीजें यहाँ पर सच सच बता देनी चाहिए, इसलिए वो उससे कहता है कि लिंडा मेरी बात कान खोलकर सुनो, एक कैटास्ट्रोफी होने वाली है जो कि पैरामोडियम के अंदर काफी ज्यादा तेजी से आने वाली है। ये सुनकर वो कहती कि अगर तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो, और लाइन उससे आगे कहता है कि असल में सच्चाई ये है कि मैं पहले मर गया था, उसके बाद मैं फिर से अपने पास्ट लाइफ के अंदर आ गया हूँ। वो कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये चीज पता है कि ऑर्क ने लगभग तुम्हें वहाँ पर मार ही डाला था। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, पर लिंडा उससे कहती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पता है कि पैरामोडियम नहीं पर तुम एक काफी ज्यादा बड़े खतरे में हो। जिसके बाद वो लाइन को काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था पैराग्राफ सुनाना चालू कर देती है और लगातार उसके ऊपर चिल्लाती रहती है। ये देखकर वो कहता है लगता है कि वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। और लिंडा आगे कहती है कि सच में अगर ऐसा ही रहा तो आखिर तुम वहाँ पर क्या करोगे अगर तुम फेस्टिवल के अंदर भी जाकर किसी को हर्ट कर देते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और हैरानी के साथ उससे कहता है कि फेस्टिवल। लिंडा कहती है कि तुम पहले इसके बारे में पूछते से भूल चुके हो। एलिना उस दिन का काफी लंबे समय से वेट कर रही है जब तुम उसके साथ फेस्टिवल के अंदर जाओगे, और ये तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका होगा जिससे तुम दोनों फिर से एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ पाओगे। लाइन ये सुनकर कहता है कि बिल्कुल एक ऐसा फेस्टिवल जो कि हर साल इस समय पर हुआ करता था, और मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पास बिल्कुल भी ऐसा समय नहीं था कि मैं इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकूं, क्योंकि मेरे गुस्से वाले एक्सपीरियंस की वजह से सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा नाराज रहा करते थे और मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता था। इसलिए वो लिंडा से पूछता है कि आखिर फेस्टिवल के लिए और कितना लंबा समय बचा है। ये सुनकर वो कहती है अगर देखा जाए तो अगले हफ्ते के बाद ऐसा हफ्ता आएगा जहाँ पर वो होगा। ये सुनकर वो कहता है यानी केवल एक हफ्ता। और लाइन आगे बताता है कि वो दिन जब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, और गेट खोलते हुए एक लड़की अंदर आते हुए कहती है कि ओपा क्या आप अंदर हैं। और वो आगे कहता है कि ऐसे मेमोरीज जो कि हमेशा ही मुझे काफी ज्यादा हॉन्ट किया करती थी, और वो मेमोरीज वो थी कि एलिना एक हफ्ते के बाद यहाँ पर मारी जाएगी। और जैसे ही एलिना अंदर आती है तो लाइन उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उसको देखकर अचानक ही जाकर उसके गले लग जाता है। ये देख एलिना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और लिंडा भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी, जिसके बाद वो शर्माते हुए कहती कि आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, आखिर ये किस तरीके का प्रैंक है। पर लाइन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये देखकर वो जल्दी से उसे पीछे हटाते हुए कहती है कि मुझे छोड़ो, आखिर तुम किस तरीके की क्रीपर हो। लाइन उस धक्के को महसूस करते हुए कहता है कि कितनी ज्यादा कमाल की स्ट्रेंथ है, वो भी एक बच्चे के लिए, क्या ये हमेशा से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। जिसके बाद एलिना कहती है कि लिंडा ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आऊँ, पर आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके का गेम खेल रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। ये सुनकर वो कहता है क्या सारी चीजों को ठीक। और एलिना बताती है कि लाइन ने उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बदतमीजी करी थी और यहाँ तक उसे ऐसी ऐसी चीजें बोली थी जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो कहती है कि तुम वो सारी चीजें बोलने के बाद पूरी तरह से भूल चुके हो। ये सुनकर वो काफी हैरान हो गया था और कहता है कि सच में मैंने ये सब कहा था। लाइन कहता है कि मैं अपने पास्ट में एलिया के बिल्कुल भी करीब नहीं हुआ करता था, उस समय मैं एक पूरी तरह से कचरे का पीस हुआ करता था। इसलिए वो ये सबको याद करते हुए एलिना से माफी मांगता है। ये देखने के बाद लिंडा और एलिना दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और वो कहते हैं कि इसने सबसे पहले यहाँ पर माफी मांगी है। और एलिना कहती है कि मैंने सुना था कि ऑर्क ने तुम्हें मारा है, कि इसकी वजह तुम्हारे किसी सिर पर तो चोट नहीं लग गई है। और ये देखकर लाइन को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, असल में सारी चीजों को मानता हूँ, और आखिर तुम इस तरीके से बार बार अप्लाई क्यों कर रहे हो कि मुझे किसी तरीके की चोट लगी हो। पर अचानक ही उसका शरीर फिर से बहुत जोर तरीके से दर्द होने चालू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी खटिया खड़ी हो गई थी और अचानक ही वो जमीन पर लेट जाता है। और एलिना ये देखकर कहते कि बिल्कुल तुम तो पूरी तरह से सही हो, इस स्टेट के अंदर तुम्हें तो यहाँ पर लेकर आया गया था, उस समय पर तुम पूरी तरह से बेहोश थे। जिसके बाद वो दोनों ये देखकर मुस्कुराना चालू कर देते हैं और लाइन को ये देखकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, जिसके बाद वो भी मुस्कुराना चालू कर देता है और कहता है कि सभी लोग बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि मुझे याद था। आखिर मेरे पास्ट का मैं ही इतनी ज्यादा बेकार सी चीजों में अपने समय को क्यों बर्बाद किया करता था। और अगले हफ्ते जो फेस्टिवल यहाँ पर आ रहा है उसमें मैंने एलिना के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था कि हम लोगों को साथ में चलना चाहिए, एक ऐसा बहाना बनाकर उस रेड स्क्वाड के इवेंट की वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और वो आखिरी समय था जब मैंने उसे यहाँ पर देखा था। जिसके बाद एलिना की जब बॉडी मिली थी तो उसके कई सारे टुकड़े थे उनके बॉडी गार्ड्स के टुकड़ों के साथ में। ये सब सोच कर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और इसलिए वो कहता है कि मुझे उस समय उसके साथ होना चाहिए था। और वहाँ पर ये सब हो ही रहा था, पर अचानक ही कोई गेट खटखटाता है और कहता है कि आप अंदर हैं। और अचानक ही गेट खोलकर वहाँ पर दो सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि मिस एलिना तो आप यहाँ पर हैं। और हमें इन दोनों सोल्जर्स के बारे में बताया जाता है कि एक का नाम जमाल है और एक का नाम फिलिप्स है। एलिसा कहती है कि यहाँ पर कुछ हुआ है क्योंकि मैंने तुम लोगों से बाहर वेट करने का कहा था। जमाल कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पर सर्वेंट ने कहा था कि अगर आप चाहें तो फेस्टिवल के सप्लाईज के लिए ओवरसी कर सकती हैं। ये सुनकर लाइन कहता है कि आखिर वो लोग एलिना से ऐसा करने का क्यों कह रहे हैं। लिंडा कहती है कि मेरे लॉर्ड आपको इसके बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप हमेशा केवल आलसी किया करते थे। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आखिर पैरामोडियम के अंदर इतने ज्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज कैसे हो सकती है जिसकी वजह से यंग लेडी को भी यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। लाइन ये सुनकर इसके बारे में समझ जाता है और वो कहता है कि सच में यहाँ पर इतने ज्यादा लोगों की कमी है। जिसके बाद एलिना वहां से जाते हुए कहती तो चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो आगे कहता है कि मेरा मतलब ये है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर पिछले समय पर यहाँ पर क्या हुआ था, पर ये चीज काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए लाइन खड़ा होते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एलिना ये सुनकर काफी हैरान हो जाती है और वो पीछे की तरफ देखती है जहाँ
पर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान थे और लिंडा कहती है कि वो खुद से यहाँ पर मदद करना चाहता है और एलेना ये देखकर कहती है कि सच में उसके सिर पर किसी तरीके की काफी ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लग गई थी। पर जैसे वो लोग फेस्टिवल की तैयारियां देखने के लिए आते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और ये सब देखकर कहते हैं, पर वो लोग लायन को वहाँ पर देख बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और उनका जो रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा हिलेरियस होता है। एलेना उससे कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, पर यहाँ पर लोग तुम इस तरीके से देख बहुत बुरी तरीके से डर रहे हैं। पर लायन उससे कहता है कि तुम इस तरीके से किसी को ट्रीट करती हो जो कि तुम्हारी मदद करना चाहता है, पर वो कहती है कि मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से जाओ, जैसे तुम हमारे रास्ते से और दिक्कतों से काफी ज्यादा दूर रहोगे। पर लायन कहता है कि उस समय एलिसा की जो बॉडी मिली थी वो स्लम्स के काफी ज्यादा करीब मिली थी जो कि फेस्टिवल के ग्राउंड से काफी ज्यादा दूर थी। जरूर किसी ने उसे वहाँ पर बुलाया होगा और फोर्सफुली वो उसे वहाँ पर लेकर गया होगा और इन सभी चीजों से बचने के लिए सबसे पहले मुझे कैसल के अंदर और बाहर सभी चीजों के बारे में जानना होगा। पर तभी एक नाइट वहाँ पर भागते हुए आता है जो कि लायन को आवाज दे रहा था। जैसे लायन उसको देखता है तो उसको देखकर कहता है कि ये चेहरा, ये तो ओल्ड मैन फर्गस है। फर्गस वहाँ पर काफी ज्यादा पसीना पसीना उससे कहता है कि थैंक गॉड आप यहीं पर हैं। जिसके बाद वो लायन को पकड़ लेता है और कहता है कि आपका ये लोली सर्वेंट, उसने जल्दी से अपना रास्ता आपकी तरफ मोड़ लिया जैसे उसे ये न्यूज पता चले कि आपने ऑर्क से लड़ाई लड़ी है। पर वो मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम यार उसके बारे में बात करना बंद कर सकते हो। इलिया उसको देखकर हंसते हुए कहती है कि ओल्ड मैन सच में तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छी ग्रेट टाइमिंग है, ये यहाँ पर केवल चलकर आने के बाद काफी ज्यादा वियर्ड सा एक्ट करना चालू कर चुका है, इसलिए क्या तुम प्लीज इसको अपने रूम के अंदर लेकर जा सकते हो। और साथ ही वो सोचती है कि इस कमीने की बेकार सी इमेज मेरे फिर से रास्ते में आ रही है और फर्गस उससे कहता है कि जैसे आपकी इच्छा है। और बेचारा लायन ये देखकर कहता है कि चीज बिल्कुल भी काम की नहीं है, मैं ये चाहता था कि एक हफ्ते तक मैं इसके साथ घूमते हुए कैसल के बारे में काफी अच्छी तरीके से जान सकूं। जिसके बाद फर्गस से कहता है कि इस कैसल के अंदर एक अबेंडेंड ट्रेनिंग फील्ड भी है ना, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ट्रेनिंग फील्ड पर आखिर किस वजह से। ये सुनकर वो उससे कहता है कि और क्या वजह हो सकती है ट्रेनिंग करने के लिए। ये सुनने के बाद फर्गस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो उसे ट्रेनिंग फील्ड के अंदर लेकर जाता है। पर लायन उसको देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा कमाल का एरिया लग रहा था और वो कहता है कि इसकी कंडीशन तो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छी निकली। और वो उस जगह को देखते हुए कहता है कि तो सच में पूरी तरह परफेक्टली सूटेबल लोकेशन है मेरी ट्रेनिंग के लिए, जब मैं मर्सनरी था तो ऐसी चीज मैंने कभी भी नहीं देखी थी। फर्गस उसे बताता है कि हम लोग इसे मेंटेन कर रखते हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इच्छा हो और आप इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करें, और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते होंगे। पर ये जानने के बाद लायन काफी हैरान होता है और वो सोचता है कि ये मेरी पास्ट लाइफ के अंदर भी ऐसा ही कुछ किया करता था, इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है तो अच्छा यानी ऐसा हुआ था। इसलिए वो उससे कहता है कि मैं एक काफी लंबी जिंदगी जीने वाला हूँ बूढ़े आदमी, क्योंकि सच में मरना काफी बेकार सी चीज होती है। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे माफ करिएगा, पर जिस तरीके से आप एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पहले ही जिंदगी और मौत का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा शार्प है क्योंकि मैं पहले मर चुका हूँ फिर से रिजरेक्ट हुआ हूँ। ये सुनकर वो कहता है मुझे लगता है कि आपकी बकवास बहुत हो गई माय लॉर्ड। जिसके बाद लायन उससे कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं आपका वेट करूंगा। साथ ही वो उसको देखते हुए कहता है कि मैं सभी लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया करता था जैसे कि सभी लोग मेरे दुश्मन है, पर उस समय केवल मैं ही एक काफी ज्यादा घटिया इंसान था जो कि इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया करता था। जिसके बाद उसके बारे में याद करते हुए कहता है कि बस एक हफ्ता। जिसके बाद वो हमें बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ में ये चीज रिवील हो गई थी कि आखिर एलेना की डेथ के पीछे असल में जो पास की टेरिटोरी का लॉर्ड है वो था, और उसका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से पैरामोनियम एक लड़ाई के अंदर फंस गया था और आखिर में वो हार गया। इसलिए एलेना की जो डेथ थी वो एक तरीके का स्टार्टिंग पॉइंट था जिससे हमारा हाउस होल्ड पूरी तरह तबाह हो गया था। इसका तो बस अब केवल यही मतलब है कि जितनी भी चीजें उन सभी को मुझे यहाँ से स्ट्रेट लेकर जाना होगा और जो चीज शुरू में होनी चाहिए वो चीज मुझे करनी होगी। सबसे पहले मुझे मेरी फिजिक को काफी ज्यादा अच्छा बनाना होगा और ये चीज पूरी तरह से पक्की है कि मेरे पास ज्यादा लंबा समय नहीं है, पर लगभग मुझे थोड़ा बहुत तो मानव को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। और ये क्या कर वो वहाँ पर बैठा हुआ था और मानव को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेट करना चालू करता है और आगे कहता है कि मन असल में एक सुपर नेचुरल रिसोर्स है जो कि इंसानों की लिमिट्स को ब्रेक थ्रू करने में उनकी मदद करता है। पर कई सारे लोग ये कहते हैं कि उसको नोटिस करना या फिर उसको लेना माना का एक सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है, पर मैं ये करने के लिए पूरी तरह से एबल था जब एक काफी ज्यादा क्योटिक बैटल फील्ड चल रही थी। मुझे माना से करेक्ट करने की प्रैक्टिस करनी होगी जो कि हवा के अंदर फ्लो कर रहा है और उसे अपने हाथ के अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करनी होगी जैसे कि मैं किसी स्पून को घुमा रहा हूँ। और मेरे जैसे किसी इंसान के लिए जिसने 1000 नहीं 10,000 बैटल्स का एक्सपीरियंस किया हो, एक माना कोर को क्रिएट करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। पर अगर ये चीज हो भी जाती है पर फिर भी ये चीज मुझे जमीन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 7 लोगों का एक हिस्सा नहीं बना सकता। पर उस मेथड की मदद से जो कि आधी जली हुई किताब मैजिक की थी जो कि मैंने उठाई थी, और उसके अलावा मेरे नेचुरल माना कोर्स जो कि इंसान को आगे बढ़ाते हैं, उसकी मदद से मैं यहाँ तक सेकंड मैजिकल कोर, यहाँ तक थर्ड मैजिकल कोर को भी बना सकता हूँ और मैं कई सारे मल्टीपल कोर्स को कनेक्ट कर एक काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव फोर्स को क्रिएट कर सकता हूँ। और ये सब करने की वजह से अब बहुत ज्यादा नाक से और मुंह से खून आना चालू हो गया था और वो खांसते हुए कहता है कि 3 अभी तक मेरी लिमिट है, पर यहाँ तक अपने पास्ट लाइफ के अंदर मैं केवल 5 तक ही पहुंच पाया था। और वो बताता है कि ये मेथड किसी को भी अलाउ करता है कि वो काफी ज्यादा कम समय में काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव फोर्स को क्रिएट कर
सकता है, पर इसके बदले में इसको एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ माना चाहिए होता है। और यही मेरा प्राइमरी रीजन था जिसकी वजह से मैं अपनी पास्ट लाइफ में ईडुल से हार गया था, क्योंकि वो मुझसे लड़ने के लिए बहुत सारे नाइट्स को लेकर आ गया था, जिसकी वजह जो मेरा माना था वो पूरी तरह खत्म हो गया था। पर मुझे पूरी तरह से पता है कि अगर हम दोनों के बीच में एक फेयर फाइट हुई होती तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर जीत सकता था। और इस टेक्निक को जो कि मैंने इनहेरिट करी है वो एक अनस्टेबल टेक्निक है, पर फिर भी अभी के लिए वो काफी है, क्योंकि अभी मेरे पास एक छोटी सी बॉडी है और अभी काफी लंबा समय है। इसलिए ईडुन, इस बार मैं तुम्हारे गले को तुम्हारे धड़ से अलग कर रहूंगा। इस सब के बाद भी कि भले ही वो कमीना भले ही डॉल्फिन हाउस होल्ड के पीछे ही क्यों ना खड़ा हो, जिसने मेरे काउंट को तबाह करने में उसकी मदद करी थी, इस बार मैं उसे पूरी तरह तबाह कर रहूंगा। फिर उसको इस तरीके से ट्रेन करते हुए 1 हफ्ता हो चुका था और वो दिन आ जाता है जहाँ पर फेस्टिवल का दिन होता है। लायन अपनी तलवार लेकर पूरी तरह तैयार था और वो अपने साथ कुछ कैंडल्स भी रखे हुए था और वो फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आ गया था। ये देखने के बाद एलिना काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और वो कहती कि वाह यार, तुम सच में यहाँ पर आ गए, आखिर क्या हुआ, क्योंकि तुम आज से पहले कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं आया करते थे। ये सुनकर वो कहता है कि वैसे ही मैं एक पैरोडियम हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि साल में मुझे एक बार तो इस तरीके किसी फेस्टिवल को एंजॉय करना ही चाहिए। एलिना कहती है कि अचानक कि तुम काफी ज्यादा ऑड से रिएक्ट करने चालू कर चुके हो। मैंने सुना है कि 1 हफ्ते से तुम लगातार कुछ और न करने के बजाय केवल ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि आगे इस चीज में गलती क्या है कि मैं नेक्स्ट लाइन ये सुनकर वो कहता है कि आगे इस चीज में दिक्कत ही क्या है कि अगर मैं नेक्स्ट इन लाइन जो कि नाइट्स की फैमिली है उसकी ट्रेनिंग करता हूँ। ये सुनकर वो कहती है पर आज से पहले कभी भी तुम ऐसी किसी चीज के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया करते थे। और वो आगे कहती है कि तुम्हें याद है कि एक बार तुमने ये कहा था कि जो हमारे डैड वो काफी ज्यादा अनोइंग है और तुम ये सोचते हो कि तुम्हें जल्दी से जल्दी लॉर्ड बना देना चाहिए। ये सुनने के बाद लायन को एक काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता और ये देखकर वो हंसते हुए कहती है कि चीज को छोड़ो, अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वो मुस्कुराते हुए आगे कहती है, देख कर ऐसा लगता है कि जो तुम पुराने हुआ करते थे वो वापस आ चुके हो। पर लायन ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो यहाँ पर से क्या कह रही थी। और वो कहता है कि पिछले हफ्ते के अंदर मैंने ऐसी कई सारी चीजें जिनको रियलाइज किया था, क्योंकि अचानक ही मेरी एक्शंस के बदल जाने की वजह से जो मेरी रेपुटेशन है वो भी फ्यूचर से धीरे धीरे करके बदलती जा रही है। और जो लिंडा थी वो दोनों ही बॉडीगार्ड को समझा रही थी और जो पीछे लिंडा थी वो दोनों को समझा रही थी कि हम लोग किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी खास कर किसी भी विजिटर के सामने। ये सुनकर वो कहते हैं कि आप इस चीज की चिंता मत करिए, हम लोग सारी चीजें संभाल लेंगे। लाइन ये देखकर कहता है कि जनरली जो फ्लो हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि पहले था, पर ये चीज फिर भी काफी डिफिकल्ट हो सकती है अगर छोटे छोटे इवेंट्स में भी जो मेरा इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा अलग होता है। इसलिए मेरी फ्यूचर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है और मुझे जितनी भी सिचुएशन है उनके ऊपर काफी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करने की जरूरत है। और जो मेरी जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। और ये सब सोचते हुए वो एलिना के साथ उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा था और साथ ही उसकी घूम रहा था, पर अभी भी उसका ध्यान पूरे में लगा हुआ था और वो यही सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जो कि उसे यहाँ पर आकर मारेगा। जिसके बाद अब वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर वो कहती कि इसमें काफी ज्यादा मजा आया, पर सारी सारी चीज अब धीरे धीरे करके बोरिंग हो रही है, क्योंकि वो सारी सारी चीजें बिल्कुल वैसी है जैसे कि पिछले साल थी। इस साल कुछ भी ऐसा नया नहीं है। लाइन सोचता है कि जो फेस्टिवल था वो लगभग यहाँ पर खत्म होने वाला है, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है कि ये सब इसी वजह से क्योंकि मैं एलिना के साथ हूँ। पर तभी लाइन को एक आवाज आती है कि आप दूसरे एरियाज को भी चेक करना चाहती हैं। और वो आगे कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि आप एक और न्यू एरिया है, तो बताओ आपका क्या ख्याल है। ये सुनकर वो कहती कि सच में ये चीज तो काफी ज्यादा मजेदार होगी। और ये कहकर वो लाइन को वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लग जाती है। और लाइन ये देखकर समझ जाता है और वो कहता है, अच्छा यानी वो तुम दोनों हो जिसने हमारे परिवार को यहाँ पर धोखा दिया है। और ये कोई और नहीं जमाल और फिलिप्स थे। जिसके बाद वो आगे कहता है कि एलिना के स्कॉट नाइट्स जिसका नाम जमाल और फिलिप्स है, ये एलिना के सबसे ट्रस्टफुल नाइट्स हैं, क्योंकि ये एलिना की रक्षा तब से कर रहे हैं जब से वो एक छोटी सी बच्ची थी। और ये चीज मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अपनी पास्ट लाइफ में एलिना की रक्षा करने के लिए कई सारे खून भी किए थे, पर इस बार यानी ये दोनों हैं जिनने हमारे परिवार को यहाँ पर धोखा दिया है। अब वो चारों के चारों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जमाल उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, पर वहाँ पर देखने में कुछ भी नहीं लग रहा था। पूरी जगह पूरी सुनसान थी और पूरे में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई परिंदा भी नहीं आ रहा हो। ये देखने के बाद एलिना का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है और वो कहती कि आखिर ये क्या है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम पूरी तरह से श्योर हो कि गंदी सी जगह पे कोई परफॉर्मेंस होने वाली है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो तैयारियां हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग जल्दी यहाँ पर आना चालू हो जाएंगे। पर एलिसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे हंसाओ मत, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस बेकार सी जगह पे कोई परफॉर्मेंस हो सकती है। पर लाइन आसपास देखते हुए कहता है कि जैसा मुझे लगा था, एक नजर में देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बेकार सी एक स्ट्रीट है जहाँ पर कोई भी नहीं आता, पर अगर कोई यहाँ पर पड़े हुए ब्लॉक्स को देखता है तो जो उनकी प्लेसमेंट वो इस तरीके से है कि यहाँ पर जितने भी रूट्स है उन सभी को यहाँ पर ब्लॉक किया जा सके। इसका मतलब तो यही है कि उन लोगों ने एडवांस में इस चीज की पूरी तैयारियां कर रखी है। वो ये सब सोच ही रहा था, पर तभी एलिसा उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती कि बिग ब्रदर चलो यहाँ से चलते हैं। जमाल उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना हम लोग शो देख ले। पर वो कहती है कि मुझे इस चीज की कोई भी दिक्कत नहीं, मैं अपने पैलेस के अंदर जाकर इस चीज का कोई भी कभी शो देख सकती हूँ। पर लाइन उससे कहता है कि अगर तुम किसी तरीके की वर्कआउट करती हो, आखिर तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हो। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अचानक फिलिप्स उसके सामने आ जाता है जो कि उससे कहता है कि यंग लेडी चलो हम लोग
लोग थोड़ा सा और यहाँ पर वेट कर लेते हैं और वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये देखने की वजह से एलिसा थोड़ी सी घबरा जाती है और वो फिलिप से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर अचानक तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों करने लगे हो, आखिर तुम लोगों के साथ यहाँ पर क्या हुआ है। जमाल ये देख उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि आपको डरा दिया जाए, ये तो बस एक काफी ज्यादा रीजनेबल रिक्वेस्ट है जो कि हमारे पास आई थी और अब वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक सा लगने लगा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि एक रिक्वेस्ट, जिसके बाद वो नोटिस करती है कि वहाँ पर कोई और भी आ रहा है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 3 लोग और आ रहे थे जो कि देखने में काफी ज्यादा स्पूकी से हैं और उनका जो बॉस होता है जिसने हेड पहनी हुई थी वो ये देखकर कहता है कि जैसा मुझे लगा था तुमने जो यहाँ पर काम किया है वो काफी ज्यादा क्लियर है और इसका नाम फ्रैंक है, पर इसके बारे में हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर इसकी लेवल क्या है और आखिर असल में इसका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है। जमाल आगे आते हुए कहता है कि बिल्कुल हम लोग यंग लेडी को यहाँ पर लेकर आ गए हैं जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, तो जो हमारी डील है वो यहाँ पर खत्म होती है। पर वही फ्रैंक नोटिस करता है और कहता है कि ये पैरामोडियम का एल्डेस्ट सन नहीं है, पर मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने इसको भी यहाँ पर लाने की कोई रिक्वेस्ट करी थी। ये सुनकर जमाल एक काफी ज्यादा क्रीपी से वे में कहता है कि मैं ये तुम्हें बिल्कुल फ्री में देता हूँ। ये हम लोगों को बेवकूफों की तरह फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया, इसके बारे में बिल्कुल भी न जानते हुए कि ये उसकी कब्र बनने वाली है। पर लाइन उससे कहता है तो जमाल तुम लोगों ने हमें यहाँ पर भेज दिया है, पर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस चीज से आसानी से यहाँ से निकल सकते हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और हंसते हुए कहता है क्यों ना तुम सबसे पहले खुद की चिंता करना चालू करो, क्योंकि हम लोगों को तो बस इस जगह से काफी ज्यादा दूर भाग कर जाना है। हम लोग तो बस यहाँ पर फंसे हुए थे और काफी ज्यादा परेशान हो गए थे इस इम्पोस्टर सी लैंड के अंदर, जो कि अब जल्दी ही बारबेरियंस के द्वारा टॉर्मेंटेड होने वाली है। और मैं पूरे से श्योर हूँ ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि पैरामोडियम को हमारे साथ यहाँ से छोड़कर जाने वाले हो। क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले लाइन अपनी तलवार लेता है और उसके गले से लेकर उसकी कमर तक एक काफी ज्यादा गहरा कट लगाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कट गया था। उसे भी इस चीज का एहसास होने में काफी ज्यादा लंबा समय लगा था, पर फिर खून की उल्टी के साथ वो वहाँ पर गिर जाता है। ये देखने के बाद फिलिप्स और एलिना भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और साथ ही फ्रैंक भी। और ब्लेड आगे कहता है कि पर लगभग तुम लोगों को यहाँ पर हम लोगों को बेचना तो नहीं चाहिए था, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और ये कहकर वो माना को रिलीज करते हुए फिलिप्स को देख रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए जल्दी से एलिना को पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि जवाल एक काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ था, पर आखिर एक नाइट इतनी ज्यादा आसानी से इस तरीके से कैसे हार सकता है। और ये कहकर वो अपनी तलवार को निकालने ही वाला होता है, पर तभी लाइन अपनी तलवार को लेकर उसके सिर पर दे मारता है और माना की वजह से और इतने ज्यादा गहरे अटैक की वजह से वो भी यहाँ पर मरते हुए कहता है कि पर ये चीज पूरी तरह नामुमकिन है। जिसके बाद वो वहाँ पर गिर गया था और लाइन ने एलिना को यहाँ पर बचा लिया था। पर फ्रैंक के साथ आए हुए वो दोनों साथ ही काफी हैरान होते और कहते हैं कि तुम पूरी तरह से श्योर हो कि ये पैरामोडियम का एल्डेस्ट सन ही है? दूसरा कहता है कि मैंने ये सुना था कि उसको कभी भी किसी रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आखिर उसने ऐसा कैसे किया? और फ्रैंक उसको देखते हुए कहता है कि अगर मैं उसके अपीयरेंस से उसे जज करूँ तो मुझे लगता है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद भी उसने उन दोनों को हरा दिया, 2 नाइट्स को इसने कितने ज्यादा जल्दी मार दिया और उसने अपने अटैक्स के अंदर माना का इस्तेमाल किया था। एलिना बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए कपकपाते हुए लाइन से कहते कि बड़े भाई आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? पर लाइन को भी ऐसा लगता है कि एलिसा को यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए वो उसके आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही लाइन उसके गले पे एक चॉप मारता है, जिसकी वजह से एलिना यहाँ पे बेहोश हो गई थी और वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए और वो उसे जमीन पर लिटा देता है। और फ्रैंक ये देखकर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने हमारा काम कर दिया है, पैरामोडियम के एल्डेस्ट सन, और तुम उससे काफी ज्यादा अलग हो जिसके बारे में मैंने सुना था। और हम लोग वैसे भी उन दोनों को यहाँ पर खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, और क्या तुम अभी तक अपनी ट्रू स्किल्स को यहाँ पर छुपा कर रखे हुए थे? पर लाइन उससे कहता है इस चीज से आखिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? साथ ही वो उन तीनों को देखता है कि यहाँ पर 3 लोग हैं, जो दोनों उसके आजू बाजू के हैं वो लोग तो कुछ भी नहीं है, पर जो बीच का है उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में माना निकल रहा है, वो एक अलग ही डिफरेंट लेवल पर है, इसलिए वही जितने ज्यादा जल्दी हो सके इसे यहाँ पर खत्म करना होगा। और ये कहकर वो अपने माना से थ्रेड बनाना चालू कर देता है और साथ ही वो फ्रैंक से पूछता है कि मेरा तुमसे केवल एक ही सवाल है कि आखिर तुमसे इस चीज की रिक्वेस्ट किसने करी थी? पर फ्रैंक आगे बढ़ते हुए कहता है कि एक मरे हुए इंसान को ये सब जानने की जरूरत है? तो लाइन आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इतने आसानी से इस चीज के बारे में नहीं बताओगे, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए, पर तुम जल्दी सारी चीजें मुझे बता दोगे, इसलिए इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये कहते हुए वो अपने माना को रिलीज कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा ओपी है। फ्रैंक के पीछे खड़ा हुआ आदमी उससे कहता है कि हमें इसके हेड को भी सर्व करना चाहिए, पर वो कहता है कि नहीं, इसे जिंदा पकड़ो और इसकी शरीर की हर एक हड्डी तोड़ दो, जैसे ये बिल्कुल मदद तो नहीं कर पाए पर पूरी तरह से पागल हो जाए। उसे इतना ज्यादा दर्द होना चाहिए कि इसकी जो आवाज हो वो भी सुनने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगे। और ये सुनते ही जो उसके दोनों आदमी होते हैं वो लाइन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लाइन ये देखकर जल्दी से अपने पास जो पॉकेट में उसने कैंडल रखी हुई थी वो उसके ऊपर फेंकता है। ये देखकर वो दोनों थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहता है कि ये फायर क्रैकर है, पर अचानक की लाइन उसे बीच में से काटते हुए उस आदमी के सिर के ऊपर भी एक चीरा लगाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा गहरा कट लग गया था और वो यहाँ पर मारा जाता है। दूसरा ये देखकर कहता है कि ये तो एक काफी
ज्यादा घटिया सी ट्रिक है। और ये कहकर वो जैसे ही लायन के ऊपर हमला करता है पर वो पीछे से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसे ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को फोल्ड करते हुए उसकी तलवार को यहाँ पर पकड़ लेता है। ये देखकर वो आदमी काफी हैरान हो गया था और इसकी वजह से जो उसकी तलवार थी वो यहाँ पर छूट जाती है, जिसके बाद लायन केवल अपनी एक ही स्ट्राइक से उसके गले को भी यहाँ पर काट कर उसे भी काफी ज्यादा कमाल के तरीके से मार देता है। पर ये सब यहाँ पे इतनी ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। बस इस चीज का एहसास होता है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होने वाला है, इसी वजह से वो सही समय पर अपने आप को इस चीज से ब्लॉक कर लेता है। पर फ्रैंक भी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था क्योंकि लायन ने दूसरी तलवार से उसे पीछे के पीछे यहाँ पे ब्लॉक कर लिया था। वो कहता है कि इसने इस पोजीशन के अंदर मेरे अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया, पर ये तो एक परफेक्ट स्नेक अटैक था। जिसके बाद अब लायन उसके ऊपर हमला करने के लिए घूमता है और झल्ली से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। पर ये देखकर फ्रैंक झल्ली से चीज से बचने की कोशिश करता है और अपने माना को अपने गले के आसपास लगा लेता है, क्योंकि इसकी वजह से उसके गले के पास एक कट लग गया था और जो उसका पाइप था वो यहाँ पर कटकर जमीन पर गिर गया था। पर अगले पल फिर से लायन के ऊपर एक काफी गहरा अटैक होता है जिसको वो नोटिस कर लेता है और सही समय पर अपनी दोनों तलवारों को इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। फ्रैंक ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, अगर मेरे अंदर जरा सा भी माना की कमी होती अभी तक मैं यहाँ पर मर चुका होता। लायन भी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था और वो कहता है कि मैंने इसके गले पर जो अटैक किया था आखिर उसने इसको यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर लिया, कैसे ने माना को फोर्स किया जिससे वो उसके गले के आसपास हो, जिससे वो अपने डैमेज को यहाँ पर रिड्यूस कर सके। और वो लायन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मुझे इस चीज का जरा सा भी क्लू नहीं है कि आखिर तुमने इस उम्र के अंदर इतनी ज्यादा अजीब सी सोर्समैनशिप को कहाँ से सीखा है, पर आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंस रहा था जो कि देखने काफी ज्यादा डरावना है क्योंकि उसने इस अटैक के अंदर काफी ज्यादा माना को इस्तेमाल किया था। पर लायन ये देख मुस्कुराना चालू कर देता है, जो देख फ्रैंक थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि वो यहाँ पर मुस्कुरा रहा है क्योंकि लायन अचानक उसकी तलवार को नीचे की तरफ सरका देता है, जिसके बाद गोल घूमते हुए अपने एक जोरदार किक उसके चेहरे पर दे मारता है और इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा तेज होता है क्योंकि उसने यहाँ पर उसकी माना का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो सरकते हुए काफी ज्यादा दूर तक आ गया था। पर फिर भी उसने यहाँ पर इस चीज को मैनेज कर लिया था और फ्रैंक मुस्कुराते हुए उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें ये बताया नहीं था कि इस तरीके का माना मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। पर अचानक उसे काफी ज्यादा तेज सेंसेशन महसूस होती है और वो खांसना चालू कर देता है क्योंकि उसे यहाँ पर खून की उल्टी होने चालू हो गई थी। और वो अपने आप को इस कंडीशन में देखकर कहता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि उसके अटैक के अंदर की जो पावर थी वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मेरे एनहेंसमेंट के टुकड़े टुकड़े कर सके, वो भी इसके स्किल लेवल के साथ। और लायन का जो माना था वो चेंज हो चुका था और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने कभी भी ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि जो एलिना की डेथ के पीछे है आखिर जो ट्रू कल्प्रिट है। और अब उसके माना का कलर चेंज हो गया था और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने कभी भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एलिना की डेथ के पीछे का जो ट्रू कल्प्रिट है वो तुम होगे। और उसने यहाँ पर अपने तीनों माना कोर्स को ओपन कर लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा इंटेंस माना रिलीज हो रहा था। और वो काफी ज्यादा गुस्से में फ्रैंक से कहता है इसलिए अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फ्रैंक उसको इस तरीके से बढ़ता हुआ देखकर काफी घबरा गया था और वो कहता है क्या आगे इसने अपने मानव को इतना ज्यादा तेजी से कैसा बढ़ा लिया। लायन उसके ऊपर अपनी दोनों तलवारों से अटैक करता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद उन दोनों की तलवारें टकराती हैं और लायन काफी ज्यादा तेजी से लगातार उसके ऊपर हमले पर हमले किया जा रहा होता है। फ्रैंक उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था पर उसे इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी क्योंकि लायन के अटैक पहले से काफी ज्यादा हैवी और काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इसकी वजह से उसके हाथ कपकपाने चालू हो गए थे और फ्रैंक कहता है कि ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, मेरे हाथ पूरी तरह से नम हो गए हैं इसके स्ट्राइक्स को ब्लॉक करते करते। क्योंकि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान कितने ज्यादा माना को ड्रॉ कर सकता है, पर फिर भी उसकी एक लिमिट होती है। मैंने कभी भी ऐसे किसी मेथड के बारे में नहीं सुना जो कि माना को इतने ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर सके। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये कोई दूसरे इंसान के अंदर ही बदल गया हो। और अब लायन फिर से अपनी तलवार को जोर से घुमाते हुए उसकी तलवार के ऊपर जैसे हिट करता है, फ्रैंक की तलवार के यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और साथ ही उसके ऊपर काफी ज्यादा गहरा कट लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर तो खून आना चालू हो गया था और अब वो इस दर्द को बिल्कुल भी नहीं सह पाता। जिसके बाद लायन फिर से उसके ऊपर एक दूसरा अटैक करता है और अपनी तलवार को उसकी छाती के आर पार ले जाता है। इसकी वजह से फ्रैंक काफी ज्यादा दर्द में किर्रारते हुए जैसे खून की उल्टी करता है, पर तभी लायन अपने हाथ को उसके गले के ऊपर रखकर उसे यहाँ पर पकड़ लेता है और उसे यहाँ पर गिरने नहीं देता और आखिर में उससे कहता है कि ये हमारी आखिरी कन्वर्सेशन है तुम्हारे यहाँ पर मरने से पहले, तो मुझे बताओ कि आखिर इस रिक्वेस्ट के पीछे कौन है। पर फ्रैंक अपने पास एक हिडन ब्लेड निकालते हुए कहता है कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मरने वाला, मैं कम से कम पैरामोडियम की लेडी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसलिए वो उस ब्लेड को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि मरो। पर जैसे वो ऐसा कुछ कर पाता उससे ही पहले लायन कई सारे थ्रेड के साथ उसे यहाँ पर पकड़ लेता है। ये देखकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और लायन उससे कहता है चलो क्यों न हम लोग यहाँ पे एक डील करते हैं, तुम यहाँ पे बेकार सी कोशिश करना बंद करो, मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो, जिसके बाद मैं अपनी तलवार को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा। वो अभी भी इस चीज से काफी ज्यादा शौक था कि उसने यहाँ पर माना का इस्तेमाल करते हुए कई सारे थ्रेड्स बना ली थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मूवी नहीं कर पा रहा था। पर आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। पर उसे याद आता है कि लड़ाई की शुरुआत में ही लायन ने कई सारे थ्रेड्स बना लिए थे और लायन उससे आगे कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हारे ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्हें तुम्हें ये बताया होगा कि आखिर पिच को आखिर किस तरीके से रखा जाता है। पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैटर्स है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे अगर मैं तुम्हारे माना कोर को यहाँ पर तबाह कर देता हूँ। और ये कहकर वो अपनी तलवार के अंदर माना को पोर करते हुए उसके माना कोर को डिस्ट्रॉय करने लगता
है। ये देखकर फ्रैंक काफी हैरान हो जाता है और घबरा कर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि जो उसका माना कोर था वो यहाँ पर तबाह हो रहा है। और वो इस चीज का एहसास लेते हुए कहता है कि जो मेरा माना है वो धीरे धीरे करके शैटर हो रहा है। इसी वजह से फ्रैंक काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। अगर तुमने एक भी गलत मूव लिया तो इसकी वजह से फ्लो बैक होगा और जो माना है वो इतनी ज्यादा तेजी से फटेगा, इसकी वजह जो पूरा पूरा एरिया है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्या तुम यहाँ पर प्लान कर रहे हो जिससे सभी के सब यहाँ पर खत्म हो जाए? लायन उससे कहता है कि ये चीज केवल उन लोगों के ऊपर है जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये सुनकर वो काफी हैरान हो गया था और उसका जो माना था वो धीरे धीरे करके शरीर के अंदर फ्लो करना चालू हो जाता है और उसे एहसास था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसे लायन की आंखों में यहाँ पर मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से घबरा कर चिल्लाते हुए बताता है कि वो काउंट डिसमॉन था। काउंट डिसमॉन उन लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था, उसने कहा था कि वो प्रीटेक्स्ट करना चाहता है जिससे वो पैरामोडियम और डिग्रेस फैमिली के साथ यहाँ पे एक जंग को शुरू कर सके। लायन ये सुनकर कहता है तो अच्छा, यानी ये डिसमॉन्ड फैमिली है। और वो हमें बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर काफी अंडरग्राउंड काम किया गया था जो कि फैमिली और एलाइड के लिए, जो कि ड्यूकल फैमिली है, उसके लिए छोड़ दिया गया था। ड्यूक डॉल्फिन आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने इस तरीके से ऑपरेशन स्टेट का इस्तेमाल करते हुए, और ये चीज पूरी तरह से बकवास है क्योंकि ये साइन के पूरी तरह से पीछे का है। इसलिए वो फ्रैंक से कहता है तो अच्छा, यही वजह जिसकी वजह से तुम एलिना को यहाँ पर मारना चाहते थे। इसलिए ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुनते ही लायन अपनी तलवार को उसके शरीर की पूरी तरह से आर पार कर देता है। इसकी वजह से फ्रैंक काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। और वो उससे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे क्या किया ये चीज से काफी ज्यादा अलग है जो कि तुमने शुरुआत में कहा था। वो कहता है कि इस चीज से क्या फर्क पड़ता है, तुमने तुम्हारे समय में ऐसे कई सारे लोगों को मारा है, तो जब तुम्हारी बारी आ रही है तो आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो? पर अचानक फ्रैंक यहाँ पर हंसना चालू कर देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर मार भी देते हो तब भी कोई चीज यहाँ पर नहीं बदलने वाली, क्योंकि मैं डिसग्रेस फैमिली के साथ पहले ही सब कुछ खत्म कर चुका हूँ। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान तुम्हारे जैसे किसी बच्चे की यहाँ पे बात सुनने वाला है? पैरामोडियम इस लड़ाई की वजह से यहाँ पे पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पर अचानक लायन उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ तो कान खोलकर सुनो। मैं मरने के बाद फिर से मैंने जन्म लिया है, इसलिए इस बार ये चीज बिल्कुल ही अलग होने वाली है। और ये कहकर वो अपनी तलवार को और ज्यादा धसाते हुए घुमाता है, जिसकी वजह से फ्रैंक का माना कोर यहाँ पर तबाह हो जाता है और हमें आसमान में वो किसी फायर क्रैकर की तरह उड़ते हुए दिखाते हैं, जो कि वहाँ पर फटता है किसी फायर क्रैकर की तरह और फ्रैंक यहाँ पर खत्म हो जाता है। पर अब फ्रैंक के और उसके बाकी जितने भी साथी थे उन सभी के यहाँ पर मर जाने के बाद लायन यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से थका हुआ था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। और वो केवल इलिया को ही देख रहा था जो कि यहाँ पर गहरी नींद में सोई हुई है और उसे यहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई है। जिसके बाद वो अपनी तलवार को वहीं पर गिरा देता है और एक लंबी सी सुकून की सांस लेता है क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी बहन को बचा लिया था। पर अचानक ही उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है और अचानक ही वो वहाँ पर बैठकर खून की उल्टियां करना चालू कर देता है। एक साथ 3 माना कोर्स को एक्सप्लोर करना ये चीज तब कोई भी दिक्कत नहीं दिया करता था जब एक मर्सनरी किंग था, पर मैं इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गिर सकता। जिसके बाद वो सामने के एक गेट के ऊपर लात मारता है जिसके अंदर वो देखता है कि वहाँ पर 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और वो उनको देखते हुए कहता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर यहाँ पर एलिसा की बॉडी के साथ उन्होंने 2 बॉडीज को और यहाँ पर देखा था। और जैसा कि उस कमीने ने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था ये डिसग्रेट का सन है, देखकर लगता है कि उसने उसे उसके एस्कॉर्ट नाइट के साथ यहाँ पर मार डाला था। और अच्छा, उसने इस तरीके से इन्हें यहाँ पर साइलेंट कर दिया था जिसके बाद उसने एलिसा के किलर्स का इनके ऊपर फ्रेम लगा दिया था, यानी इनके ऊपर आरोप लगा दिया था। और जैसे ये रिवील हुआ था कि अब ये एक लड़ाई होने वाली है, पर इस बार मुझे यहाँ पे जितने भी एविडेंस है उन सभी को यहाँ पर इरेज करना होगा। इसलिए वो अपने फायर क्रैकर को निकाल कर पूरी की पूरी जगह में आग लगा देता है और कहता है कि इस बार मैं इन चीजों को बिल्कुल भी वैसे जाने नहीं दे सकता। और फिर एलिसा को पीठ पर उठाकर उन सभी को वहीं पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। और हमें दूर से एक पेड़ पर एक आदमी दिखाते हैं जो कि दूर से ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो अचानक ही वहाँ से ये सब देखकर गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और आवाज आती है कि ये काफी ज्यादा बड़ा फेलियर था, हमने हमारे वैन गार्ड्स को भेजा था, वो भी फ्रैंक के साथ जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा बेस्ट थे, उसके बाद भी तुम एक लड़की को यहाँ तक लेकर नहीं आ पाए। और ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि सर्कल में बैठे हुए उस आदमी को घेर कर उससे काफी ज्यादा शिकायतें कर रहे थे। क्या तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया था क्योंकि तुम्हें ये लगा था कि ये काफी ज्यादा आसान काम है? ये सुनकर वो आदमी कपकपाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं था, असल में ये सब लाइन पैरामोडियम की वजह से हुआ है। वो सब लाइन का नाम सुनकर कहते हैं कि वो यूजलेस ब्रेट जो कि नॉर्थ से है। और उन लोगों में से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो लाइन है वो एक यूजलेस पीस ऑफ शिट है। क्या तुम यहाँ पर बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम उसका इस्तेमाल कर यहाँ पर बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हो? पर वो आदमी उन लोगों को बताता है, पर वो आदमी उन्हें बताता है कि उस इन्फॉर्मेशन और रूमर से काफी ज्यादा अलग है जो कि हम लोगों ने अब तक उसके बारे में सुने हुए हैं। और उसको वो सब काफी अच्छे तरीके से याद था कि उसने लाइन को किस तरीके से वहाँ पर लड़ता हुआ देखा था, क्योंकि वो पेड़ पे से ये सब देख रहा था और उसे वहाँ पर लाइन की आंखों में मौत दिखाई दे रही थी। और उसने काफी ज्यादा औसम तरीके से उस आदमी को वहाँ पर मार डाला था, जिसकी वजह से वो देख और भी ज्यादा हैरान था।
जिसके बाद वो अपनी बहन को वहां से लेकर चला गया था और वो सारी स्टोरी उन लोगों को बताते हुए वो कहता है कि वो जैसा हम लोगों को बताया गया था उसे पूरी तरह से एक अलग इंसान बन चुका है, पर साथ ही हम लोगों ने डिग्रेस फैमिली के साथ वो सब कर दिया है जो कि हम लोगों को करना चाहिए था। इसलिए हम लोग टेरिटोरियल वॉर को यहाँ पे स्टार्ट करवा सकते हैं, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। पर वो लोग उससे कहते हैं कि बकवास बंद करो, क्योंकि यहाँ तक तुम एक बच्चे की तक इन्फॉर्मेशन सही से लेने में कामयाब नहीं हो पाए। क्या तुम इसके बारे में पता भी है कि हम लोगों को इसकी वजह से कितनी ज्यादा चीजों का सामना करना पड़ेगा? तुम यहाँ तक कि कितना ज्यादा आसान सा मिशन तक कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके बाद तो फिर से एक और चांस मांग रहे हो। और इसी वजह से वो लोग काफी गुस्से में उस आदमी को यहाँ पर खत्म करने का कहते हैं। पर उन लोगों के सामने जो कि सबसे ऊपर बैठा हुआ था वो कहता है कि काफी ज्यादा शोर हो रहा है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं और वो कहता है कि हाँ, पर आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके का मौका चाहते हो? वो आदमी चिल्लाते हुए बताता है कि मैं यहाँ पर लैंड को मारने के बारे में कह रहा हूँ। वो आदमी उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे करोगे? तो वो क्लो वाला आदमी कहता है कि मैं एक डुएल करवाऊंगा जो कि नेचुरली होगा और ऐसा कुछ है जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज थे और कहते कि किसके साथ? तो वो कहता है कि उसका नाम केनी लोक्स है। वो उसकी स्पोर्ट्समैनशिप की स्ट्रेंथ के लिए काफी ज्यादा फेमस है। डेस्परेट उसकी जो यंग है वो काफी ज्यादा छोटी है, पर फिर भी उसकी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वो काफी ज्यादा लोगों से ताकतवर है। और मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं नॉर्थ में जो कि उसकी स्ट्रेंथ का सामना कर सके। और इसके अलावा जो केनी है वो लैंड का एक कजिन भी है, इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि हम लोगों को मिलाने में ज्यादा फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग पूरी तरह से शांत हो जाते हैं और वो आदमी भी इसी के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर तुम एक और बार फेल हो गए तो उसके बाद तुम्हें कोई भी अगला मौका नहीं मिलेगा। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं आपको इस बार बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। जिसके बाद हमें पैरामोडियम कैसल के ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर फर्गस वहाँ पर आता है और वो यंग मास्टर से कहता है कि प्लीज आप मेरे पर ध्यान दीजिए। पर तभी फर्गस वहाँ पर आता है जो कि लैंड को आवाज देते हुए कुछ कहने वाला होता है, पर अचानक वो देखता है कि एक थ्रेड काफी ज्यादा तेजी से उसके करीब आ रही थी, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो अचानक वहाँ पर रखी हुई तलवार को पकड़ता है और अचानक वो उड़ते हुए लाइन की तरफ जाने लगती है। और लाइन उस तलवार को पकड़कर घुमाते हुए देखता है और कहता है लगता है कि ये चीज पूरी तरह से ठीक है। जिसके बाद उसका ध्यान फर्गस के ऊपर जाता है और वो उसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उससे कहता है कि मुझे माफ करिएगा, पर ऐसा लगता है कि आप आपकी ट्रेनिंग में कुछ जरूरत से ज्यादा ही फोकस्ड थे। पर साथ ही वो लाइन से पूछता है कि पर आखिर अभी अभी आपने आखिर ये कैसे किया? ये सुनकर वो उससे कहता है क्या ये, और वो थ्रेड दिखाता है जो कि उसने माना था बनाया हुआ था और उसने अपनी तलवार को जकड़ा हुआ था। वो फर्गस से कहता है ये माना थ्रेड है, ये माना का इस्तेमाल करना है जैसे कि कोई धागा हो। और वो बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर वो हमेशा ही इसको इस्तेमाल किया करता था, पर अभी मेरे करंट स्किल लेवल की वजह से मुझे मेरे माना कोर्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा जिससे मैं उन्हें फिर से वैसे इस्तेमाल कर सकूं जैसा कि मैं पहले इस्तेमाल किया करता था। पर अभी मेरे अंदर माना की काफी ज्यादा कमी है, पर अगर मैं माना का कम इस्तेमाल करते हुए केवल एक थ्रेड बनाता हूँ तो मैं इसको काफी लंबे समय तक माना का कम इस्तेमाल करते हुए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फर्गस ये देखकर कहती है कि मैं काफी लंबे समय से माना की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर आज से पहले मैंने कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं देखी थी। पर साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि केवल कुछ ही समय की बात है जब वो माना को सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते थे, पर आखिर अचानक ही वो माना को इस्तेमाल करते हुए इस आइडिया के साथ कैसे कम अप कर सकते हैं। लाइन उससे कहता है कि सबके अलावा क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? ये सुनकर उसे होश आता है और वो कहता है कि हाँ, मैं बस यहाँ पर इसलिए रुका हुआ था जैसे मैं आपसे ये कह सकूं। ये सुनकर वो कहता है क्या? और वो लाइन के सामने झुकते हुए कहता है कि यंग लेडी की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा शुक्रिया कर रहे हो, पर कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि मुझे करना ही चाहिए था। तो चलो अब हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं। जिसके बाद बताया जाता है कि ऐसे ही कई सारे दिन बीत जाते हैं और जो फेस्टिवल था उसे वहाँ पर रोक दिया गया था। और यही केवल एक ऐसी चीज है जो कि काफी सेंस बनाती है, क्योंकि गार्ड नाइट्स ने यंग लेडी को मारने की कोशिश करी थी। पर एलिना काफी गुस्से में मुंह फुलाते हुए कहती है कि सभी लोग मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि जब मैं उन लोगों से कहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई थी। इसलिए क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें जाकर उन लोगों से कुछ बोलना चाहिए? पर ये सुनकर वो कहता है कि इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर वो लोग इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना भी करे तो भी। और लिंडा को जमाल और फिलिप्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करी। मुझे पता था कि वो कभी ने काफी ज्यादा बड़े बेशर्म है, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। पर ये देखकर एलिना उससे कहती कि लिंडा प्लीज शांत हो जाओ। और लाइन उसको देखते हुए कहता है कि एलिना अभी भी जिंदा है, इसका मतलब मैंने उस जंग को रोक दिया है जो कि यहाँ पर होने वाली थी। पर मैं पूरे से श्योर हूँ कि वो लोग इतने ज्यादा जल्दी हार नहीं मानने वाले और मैं खुद से हमेशा ही उन लोगों को इस तरीके से नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे मिलिट्री फोर्स को यहाँ पर बढ़ाना होगा। जिसके बाद गेट खुलता है और एक सर्वेंट वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है। पर लाइन केवल अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, जहाँ पर वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे और भी पॉलिटिक्स के अंदर और भी ज्यादा डूबना होगा। पर अचानक ही जैसे उसके सामने वो जो डिश आती है वो ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो लिंडा से कहता है कि आखिर सबसे पहले हम लोगों को डेजर्ट सर्व क्यों किया गया है। ये सुनकर वो कहती कि डेजर्ट, तुम्हें पता है कि आखिर हमारी सिचुएशन किस तरीके की है? जिसके बाद बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर लाइन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो लोग बाहर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम लोगों को पैसे दो, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे फेस्टिवल को कैंसिल किया है जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। इसलिए वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम लोगों को पैसे दो, हम लोगों को पैसे दो। और वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। वो लोग कहते कि बाहर आओ, हमें पता है
है कि तुम लोग पैसे में यहाँ पर स्विम कर रहे हो, पर जो गार्ड्स होते हैं वो लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर लायन उससे कहता है कि आखिर असल में यहाँ पर ये क्या हो रहा है। तो लिंडा उससे कहती है मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि आखिर ये क्या है। वो ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो उसे बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता है, और वो बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि जो हमारा अकाउंट है वो कई सारे मर्चेंट से भरा हुआ है, जो कि इस फेस्टिवल के आने की वजह से काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं और काफी ज्यादा प्रॉफिट भी लेते हैं। और ये पिछले साल के लिए काफी ज्यादा अच्छा था, पर अब क्योंकि इस साल का जो फेस्टिवल है उसे केवल एक दिन ही चलाने के बाद यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, उसकी वजह से ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में है। लायन ये सुनने के बाद काफी हैरान होते हुए कहता है कि सच में हमारे अकाउंट की सिचुएशन कितनी ज्यादा बुरी है, और साथ ही वो सोचता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और लगता है कि ये गुस्सा केवल और भी ज्यादा बढ़ेगा अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। इसलिए लायन फर्गस से कहता है कि ओल्ड मैन फर्गस, आखिर हमारे सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, जल्दी से उन लोगों को वहाँ पर भेजो जिससे वो उस क्राउड को यहाँ पर शांत कर सके। पर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद लायन काफी हैरान हो गया था, तो वो उन लोगों को बताता है कि हमारे जितने भी सोल्जर्स थे उनमें ज्यादातर को जंगल में भेज दिया गया है उन मॉन्स्टर्स की पोस्ट के पास, जहाँ पर वो फिर से रिकंस्ट्रक्शन कर सके उस ऑर्क के रेड की वजह से। ये सुनकर लायन गुस्से में कहता है कि डैम इट, के सारे वहाँ पर हैं। और वो बताता है कि जो पैरामोडियम है वो बेसिकली पूरी तरह से लड़ाई के अंदर ही रहता है, क्योंकि नॉर्थ के अंदर कई सारे बारबेरियंस रहते हैं और उसके स्टॉप मॉन्स्टर है, जहाँ से कई भी मॉन्स्टर अचानक ही कभी भी वहाँ पर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर ना ही पैसा है और ना ही कोई सोल्जर है। आखिर किस तरीके की मैस है। जिसके बाद वो लिंडा के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि हम लोगों को बात करने की जरूरत है। ये देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी और वो उससे कहता है कि तुम ही हो ना जो कि मेरे पैसे को मैनेज किया करती हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तो चलो हम उन सभी का इस्तेमाल करते हुए इन मर्चेंट्स को यहाँ पर शांत करते हैं। पर वो कहती है कि हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनने के बाद वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्यों, आखिर क्या हुआ। तो वो बताती है कि आप इसके बारे में भूल चुके हैं कि काउंट ने आपके जो अलाउंस है उसे पूरी तरह कट आउट कर दिया है, क्योंकि आप पैसे को बिल्कुल पानी की तरह बहा रहे थे। ये सुनकर वो और हैरान होते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं भी पूरी तरह से बर्बाद हूँ। इसलिए वो लिंडा से कहता है अगर ऐसा है तो मुझे कुछ पैसे उधार दो, पर वो कहती है कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो खिड़की के पास बैठा हुआ नीचे के नजारे देख रहा था और वो कहता है ना ही हमारे पास पैसे है और ना ही सोल्जर है, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें। अगर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा। अगर मेरे पास फ्यूचर का किसी तरीके का नॉलेज है भी, सबसे पहले मुझे जाकर पैसे कमाने होंगे, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं स्टेट के अंदर ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। और हम किसी के पैरों को दिखाते हैं जो कि काफी तेजी से भागते हुए गेट खोलता है और चिल्लाते हुए लायन को आवाज देता है। लायन ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज जैसे उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रिकार्डो खड़ा हुआ था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्या हुआ हो, और वो कहता है कि रिकार्डो आखिर क्या हुआ है, आखिर तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो। रिकार्डो लंबी लंबी सांस लेते हुए काफी ज्यादा घबराया हुआ था, पसीना पसीना होते हुए कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत आ गई है। यंग मास्टर कैनी आपसे मिलना चाहते हैं। लायन ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या कैनी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सकोवान को दिखाते हैं जिसकी कंडीशन बहुत बुरी तरीके से खराब थी। उसकी एक आंख बहुत बुरी तरीके से सूजी हुई थी, यहाँ तक उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था, और अचानक एक लड़का उसके चेहरे पर काफी जोरदार मुक्का दे मारता है जिसकी वजह से उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद वो फिर से एक और काफी ज्यादा खतरनाक मुक्का बनाता है जो कि उसकी छाती पर दे मारता है, जिसकी वजह से सकोवान यहाँ पर मरते मरते बचा था, पर इसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। इसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगा था और यहाँ तक उसके आर्मर के ऊपर उस लड़के के मुक्के के निशान बन चुके थे। जैसे लायन वहाँ पर आकर ये सब देखता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सकोवान की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब थी और लगभग वो यहाँ पे शायद बेहोश हो गया था। वो लायन को देखकर कहता है कि यंग मास्टर, और वो उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ऊपर की तरफ देखता है कि कैनी उससे कहता है तो अच्छा तुम यहाँ पर हो, और उसके सामने काफी ज्यादा लंबा चौड़ा लड़का खड़ा हुआ था जिसके सामने लायन बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रहा था, बिल्कुल किसी छोटे से पिद्दे से बच्चे की तरह, और यही है जिसका नाम कैनी है। कैनी उसको चुपचाप से देख रहा था और वो कहता है कि मुझे काफी अच्छी तरीके से ये चेहरा याद है, ये लोग एक काउंट का हायर है जिसके साथ हम लोगों ने अलायंस बनाई हुई है, इसका नाम कैनी है, और एक समय पर केवल यही अकेला ऐसा लड़का था जो कि मेरा दोस्त हुआ करता था, पर अब ये मेरा दुश्मन है। और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं। अब कैनी सकोवान की इस तरीके से कंडीशन कर देने के बाद बड़े ही आराम से लाइन की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। वह ये देखकर लाइन रिकार्डो से पूछता है कि आगे यहाँ पर ये क्या हो रहा है। ये सुनकर वो सारी सिचुएशन बताना चालू करता है कि असल में हम लोगों को एक रिपोर्ट मिली थी कि टेवरेंट के अंदर काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे चेक करने के लिए आए थे, पर हम लोगों ने पता लगा है कि यहाँ पर केली और उनका जो स्कॉट नाइट था वो यहाँ पर ये सब गदर कर रहे थे, और हम लोगों को पहचानने के बाद उन्होंने हम लोगों से वो रूमर्स के बारे में पूछा जो कि आपके बारे में थे, क्या वो पूछे थे सच है। तो कमांडर सकोवान आपके जो रूमर्स थे उनके बारे में डिटेल उनको एक्सप्लेन करना चालू कर रहे थे, पर अचानक ही उन्होंने उनका मुंह पकड़ा, जिसके बाद बहुत बुरी तरीके से पीटना चालू कर दिया, और वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके के झूठ बोलने की, और उसके बाद जो सब यहाँ पर हुआ है वो आपके सामने है। पर तब केली उसे टोकते हुए कहता है कि अगर तुम उसे यहाँ पर सब कुछ बताने ही चाहते हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उसे सच बताओ, क्योंकि वो यहाँ पर ये क्लेम कर रहा था कि तुमने कभी ट्रेनिंग नहीं करी, उसके बाद भी कई सारे ऑक्स को वो भी अपने खाली हाथों से हरा दिया, और उसके बाद कुछ
ऐसे एस्कॉर्ट नाइट थे जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया उनको भी तुमने मार गिराया। इसी वजह से मैंने इसे केवल थोड़ा सा वार्म अप कॉल दिया है जिसकी वजह से उसके जो सेंसेस है वो फिर से अपनी जगह पर आ जाए। जिसके बाद वो एक भारी आवाज में कहता है कि ऐसा कभी भी बिल्कुल भी नहीं होता अगर तुमने यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ बोलने की कोशिश ही ना की होती। लायन को उसको देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो घूर घूर कर उसी की तरफ देखते हुए कहता है कि बिल्कुल ये किसी तरीके का इंसान है। ये हमेशा ही मुझे इस तरीके से ट्रीट करता था जैसे कि मैं इसका कोई दोस्त हूँ। हर बार जब भी ये पैरामोडियम में विजिट करने के लिए आता था ये हर बार मुझसे किसी तरीके का पंगा लिया करता था और इस सब के बाद भी कि वो वहाँ पर कागजात तोड़ फोड़ मचाया करता था और बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर दिया करता था। उसके बाद भी कोई भी उसे कुछ भी नहीं कह पाता था क्योंकि बेसिकली सभी लोगों को ये लगता था कि ये मेरा एक दोस्त है। इसी वजह से कोई भी केली का कहा हुआ बिल्कुल भी टाल नहीं सकता और ये बिल्कुल मुझसे काफी ज्यादा उल्टा है जिसको हमेशा ही काफी ज्यादा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स रहा है। इसका कॉन्फिडेंस और बोल्ड बिहेवियर एक तरीके की क्वालिटी बताई जाती है जो कि हाईएस्ट के अंदर होनी ही चाहिए और यही वजह थी जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। और ये सोच कर वो मुस्कुराने लगता है। केली को ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था और वो उसको देखकर कहता है क्या अगर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। अब तक ये इस तरीके की प्रोवोकेशन की वजह से मेरे ऊपर हमला कर चुका होता। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है लोग काउंट के अंदर कि जहाँ पर जो केली था उसे बताया जाता है कि उसे लायन को मारना होगा। ये सुनकर वो हैरान था और वो कहता है क्या। तो उसका नाइट बताता है कि अगर तुम इस टास्क के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग की फैमिली के लिए काफी ज्यादा बड़ा सपोर्ट स्टेब्लिश हो जाएगा। ये सुनकर वो काफी देर तक सोचता है जिसके बाद वो कहता है कि उसकी जैसे किसी इंसान के लिए कोई खास काम तो नहीं है पर जो लायन है वो भी अपनी लैंड का एक हायर है। तो बताओ आखिर में उसे वहाँ पर मार कैसे सकता हूँ। वो कहता है कि हम लोगों को लायन को एक डुअल के अंदर लेकर आना होगा और हम इसको इस तरीके से दिखाना है कि जैसे कि दो हायर्स के बीच में किसी तरीके की बहस हुई थी जिसकी वजह से कितना ज्यादा बड़ा इंसिडेंट हो गया। मैं इसमें तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा एस्कॉर्ट नाइट बनकर जाऊंगा और बाकी सिचुएशंस को आगे चलकर मैं संभाल लूंगा इसलिए तुम्हें किसी भी तरह की कंसर्न को रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये काफी ज्यादा अनकॉमन सी अपॉर्चुनिटी है खासकर तुम्हारे लिए। और के लिए सुनकर कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि मुझे खुद के कजन को यहाँ पर मारना होगा तो चलो ये अभी जाकर करते हैं। और उसके हाथों में ये सोच सोच कर खुजली होना चालू हो जाती है और वो सोचता है कि वो लोग उसे इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि सच में उसके अंदर किसी तरीके का बदलाव आया है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि अगर सच में कुछ ऐसा ही है और वो लाइन से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो उससे आगे कहता है कि अगर तुम अभी वहाँ पर क्यों खड़े हुए हो क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जाकर वो चीजें लेकर आओ जो कि तुमने मेरे लिए प्रिपेयर करी है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और कहता है क्या प्रिपेयर। केली कहता है कि मैंने सुना है कि जो फेस्टिवल है उसे यहाँ पर रोक दिया गया है पर चलो हमारे मूड को काफी ज्यादा अच्छा करते हैं और एक काफी ज्यादा अच्छा समय बिताते हैं। हम लोग हमेशा एक साथ रहते थे जब भी वो चीज यहाँ पर हुआ करती थी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। क्या मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा हूँ मेरे दोस्त। लायन इस सब के बारे में सोचना चालू करता है और कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में आता है और वो कहता है यानी क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। और उसे याद आता है कि बिल्कुल जब भी वो यहाँ पर आया करता था तो मैं उसके लिए शराब और लड़कियों को तैयार कर रखता था। मैं हर बार उसकी इस रिक्वेस्ट को पूरा किया करता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे बहुत ज्यादा पीटे और केवल इसी की वजह से जो मेरा पैसा था वो बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ करता था। और अचानक ही उसे लिंडा की वो बात याद आती है जहाँ पर उसने उसे बताया था कि लॉर्ड ने उसे पैसे देना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि वो पानी को बहुत ज्यादा बर्बाद किया करता था। अचानक ही उसके दिमाग में ये बात आती है और वो कहता है कि हमेशा से तो ये यहीं पर था। और वो घूर कर किले की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पैसे का सोर्स वो हमेशा से यहीं पर है। जिसके बाद अचानक ही किले लाइन के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि अगर तुम ये क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें याद आ गया है तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से वो सारी चीजें यहाँ पर लेकर आओ। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। इसलिए वो कहता है कि बिल्कुल मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं जल्दी से उन्हें यहाँ पर लेकर आ जाऊँ। केली ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो आगे कहता है कि पर क्या तुम्हारे ऊपर एक कर्ज नहीं था जो कि तुम्हें मुझे चुकाना था। ये सुनकर वो नाइट भी यानी वो आदमी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। यहाँ तक केली भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि एक कर्ज आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है ना कि जब भी तुम यहाँ पर आते थे और मुझसे कहते थे तो सारी चीजों को मैं अपने खुद के पैसे से प्रिपेयर करता था। तो वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है ना कि जब भी तुम यहाँ पर आते थे और कहते थे तो सारी चीजों को मैं अपने पैसों से तैयार करता था। तो अब वो जो पैसे थे वो मेरे थे तो अब चलो मुझे वो वापस करो। मैं 1000 गोल्ड कॉइन में यहाँ पर मान जाऊंगा और जो उसका प्रिंसिपल है वो अलग से देना होगा। केली कहता है क्या 1000 सोने के सिक्के। पर अगर सारी चीजों को मिलाया जाए तभी वो 100 सोने के सिक्कों तक नहीं पहुँचती। और इसके अलावा वो सारी की सारी चीजें तुम मेरे लिए इसलिए क्या करते थे क्योंकि तुम काफी ज्यादा शुक्रगुजार थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और वो बिल्कुल किसी फ्रेंडशिप फीस की तरह थी। पर वो कहता है कि एक फ्रेंडशिप फीस भाड़ में जाए। मैं तो तुम्हारे डोरमेट की तरह था जो कि काफी लंबे समय से इस तरीके से कर रहा है। इसलिए सारे के सारे पैसे मुझे वापस करो उससे पहले कि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरीके से पीट कर तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूं। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए वो भी अभी के अभी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता। ये सुनने के बाद सभी लोगों में एक शांति छा जाती है और रिकार्डो भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि मास्टर आखिर अभी अभी आप ये क्या कह रहे हैं। पर फिर गुस्से में केली खड़ा हो जाता है और भारी आवाज में कहता है कि तुम इतने ज्यादा बोल्ड इसी वजह से एक्ट कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा नरमी बरत रहा हूँ। और देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें सच में इस चीज के ऊपर यकीन है कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और काफी ज्यादा ताकतवर भी क्योंकि जो तुम्हारे बेकार से और गलत रूमर थे वो पूरे में फैले हुए हैं कि तुमने अकेले ही नाइट
पैरासाइट्स को हरा दिया था, पर तुम किसी कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं हो, एक ऐसे पैरासाइट जो कि केवल जमीन पर रेंगता है। और इसी वजह से सभी लोग नॉर्थ में तुम्हें एक काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ कहते हैं। इस सब के बाद भी कि भले ही तुम एक हायर ही क्यों ना हो, उसके बाद भी केवल तुम खाली बकवास ही किए जाते हो, इसलिए अपने आप को फिर से संभाल लो। और ये कहकर वो काफी ज्यादा भारी पंच बनाते हुए लायन के ऊपर हमला करने वाला होता है। लायन चुपचाप से ये सब देख रहा था, जिसके बाद अचानक ही वो उसके अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है। लायन बड़े ही आराम से अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और जैसे ही वो अटैक उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, लायन बड़े ही आराम से उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है। केली भी ये देखकर काफी हैरान था और सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। ये देखकर केली काफी गुस्से में फिर से उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम बेकार छोटे से कीड़े कहीं के। पर अचानक लायन नीचे की तरफ झुककर उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो उसके पेट पर एक काफी ज्यादा जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से केली को काफी जोरदार दर्द हुआ था और यहाँ तक उसके मुंह से खून की उल्टियां तक होना चालू हो जाती है। पर जैसे ही वो उसके ऊपर दूसरा अटैक करता है, पर अचानक ही केली उसके दूसरे अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। लायन ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि केली अचानक यहाँ पे एक्टिंग करना चालू करता है और जोर से चिल्लाते जमीन पर बैठ जाता है और खून की उल्टी करना चालू कर देता है। उसका स्कॉट नाइट उसके पास आता है और वो केली से कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक है? और लायन उठते हुए कहता है कि खड़े हो जाओ, इस तरीके से नाटक करना बंद करो, मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि तुमने मेरे अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया था। पर केली का स्कॉट नाइट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि पीछे रहो, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पर अब सभी लोगों के बीच में ये बात होना चालू हो जाती है कि सच में लायन ने यहाँ पर केली को पीटा है कि किसी ने उसको सही तरीके से देखा था, और इसी के बारे में सभी लोगों में बहस छिड़ जाती है। पर लायन ये सब देखकर समझ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो कहता है कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ इसी तरीके से खेलूं। और केली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है तो बताओ क्या तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? वो कहता है कि काफी ज्यादा कमाल का था, तुमने काफी ज्यादा अच्छे स्टेज को यहाँ पर जमा लिया है, बस अब तुम्हें ये दिखाना है कि यहाँ पर उसकी गलती है, जिसके बाद सभी लोगों की नजरों में वो काफी ज्यादा आगे दिखेगा। पर अब इस सब के बाद बस तुम्हें उसे डुएल के लिए चैलेंज करना होगा। और केली भी कहता है कि बिल्कुल, ये काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है एक ऐसे इंसान के लिए जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बैकिंग कर सकता है, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मेरा जो लास्ट इंप्रेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा हो। क्योंकि उसे वो सब याद आ रहा था जहाँ पर ये आदमी आकर केली से कहता है कि अगर वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा पावरफुल सपोर्ट मिलेगा। वो खड़ा होते हुए कहता है कि अब ये काफी ज्यादा अच्छा समय आ चुका है कि मुझे पैरामोडियम के साथ हमारी जो टायर्स है उन्हें यहाँ पर कट ऑफ कर लेना चाहिए। इसलिए वो अपने एक ग्लव निकाल कर लायन के ऊपर फेंकने ही वाला होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इस तरीके से बेइज्जत करने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने एक नोबल की डिग्निटी को यहाँ पर काफी ज्यादा ठेस पहुंचाई है इस तरीके से मेरे ऊपर हमला कर, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर डुएल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले लायन उसके चेहरे पर अपना ग्लव दे मारता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि लायन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर डुएल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो केली का ईगो था वो बहुत बुरी तरीके से ब्रेक हो गया था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और लायन उससे कहता है कि तुमने यहाँ पे मेरी इंसल्ट करी है पैरामोडियम के लोगों के सामने, और मैं एक हायर हूँ, और साथ ही तुमने मेरे नाइट की काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, नोबिलिटी की डिग्निटी को इस तरीके से पूरी तरह से कचरा कर। तो तुम इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? ये सुनने के बाद केली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा था कि तुम एक काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा बड़े बेवकूफ हो कि तुम खुद की कवर यहाँ पर खोद लोगे। इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। और वो अपनी काफी ज्यादा बड़ी तलवार उसके सामने रखते हुए कहता है कि चीज से पछताने की कोशिश मत करना अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो। पर तभी लायन रिकार्डो को आवाज देता है और उससे कहता है कि जितने मर्चेंट्स उन सभी को यहाँ पर लेकर आओ। पर तभी लायन रिकार्डो को आवाज देता है और उससे कहता है कि जितने मर्चेंट्स है जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैसल के सामने, उन सभी को यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों को एक ऑफर देता हूँ जिससे वो यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा बना सकते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और लायन कहता है कि फेस्टिवल अचानक यहाँ पर कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से जिसका एटमोस्फेयर था वो अचानक ही काफी ज्यादा गर्मा गर्मी के अंदर बदल गया। पर अचानक ही वो फिर से काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है और अपने पीछे कई सारे टूरिस्ट को छोड़ चुका है, जो कि यहाँ से न जाकर काफी ज्यादा रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। और वो अभी तक इस स्टेट के अंदर थे और वो ये सोच रहे थे कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि वो लोग अभी तक ना ही अपना पैसा और ना ही समय यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेंड कर पाए थे। पर इसी तरीके की सिचुएशन के अंदर अगर उन्हें किसी तरीके का इवेंट मिल जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं तो क्या होगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो लायन होता है वो काफी ज्यादा ऊपर खड़ा हुआ था और सभी लोगों के सामने लायन और केली आमने सामने खड़े हुए थे और वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, जहाँ पर बताया जा रहा था कि ये डुएल होने वाला यंग मास्टर केली और लायन के बीच में। और इसी वजह से सभी लोग उन दोनों के ऊपर बैट लगाना चालू कर देते हैं। पर सभी लोग यहाँ पर केली को देखकर केवल उसी के ऊपर बैट लगा रहे थे और उसी को केवल चेयर कर रहे थे।